गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करना है। यस, ऑल सेट। ओके, चलो बेटा। तो वेलकम टू द इंटर कॉस्टिंग इंट्रोडक्शन डे में आपका सबका स्वागत है। अपना सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मुझे पहले बताओ, सी इंटर ग्रुप 1 में कितने सब्जेक्ट है? क्या सब्जेक्ट है? पक्का? यस, थोड़ा सा काम करते हैं। आज इंटर का अपना फर्स्ट डे और स्पेशली फर्स्ट डे में भी अपना फर्स्ट सब्जेक्ट है, राइट ना। फर्स्ट एक बार थोड़ा सा इंटर बारे में समझ के लेते कि भाई इंटर कॉस्टिंग क्या है, ओके, और इंटर में कैसे अपने को पढ़ना है। देखिए सिंपल है, सी इंटर में 2 ग्रुप है अपने, राइट। उसमें से अब देखो आपका जो अटेम्प्ट रहेगा, आपका जो अटेम्प्ट रहेगा, हो सकते हैं कि आप ग्रुप 1 या बोथ ग्रुप जो भी प्लान करेंगे, राइट ना। तो इनिशियल हम बात करें ग्रुप 1 की प्लान करेंगे, बात करेंगे तो ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट है। फर्स्ट सब्जेक्ट इज कॉस्टिंग, सेकंड इज अकाउंट, थर्ड इज लॉ एंड फोर्थ इज टैक्सेशन। अब देखो, अब यहां पे क्या होता है, इंटर में कैसे होता है, ऐसा कहा जाता है कि टैक्स और लॉ इसको थ्योरी माना जाता है एंड कॉस्टिंग और अकाउंट ये दोनों को प्रैक्टिकल माना जाता है। देखिए हर बच्चे का एक अपना अपना स्किल होता है। कोई बच्चा ये बोलता है कि सर मेरा थ्योरी स्ट्रांग है, कोई बच्चा बोलता है मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रांग है। पर बेसिकली एज फार एज मतलब सी इज कंसर्न, नॉर्मली सीए के हर बच्चे को प्रैक्टिकल से लगा होता है कि प्रैक्टिकल में पैशन होता है कि भले वो फाउंडेशन में मैथ से नफरत करता होगा। मैथ्स एक प्रैक्टिकल एक्सेप्शन है जहां पे अपने को इतना अच्छा नहीं लगता नहीं है, बट स्टिल मैथ छोड़ देंगे तो बाकी अकाउंट बोलो, कॉस्टिंग बोलो, आगे एफएम बोलो, वी जस्ट लव दैट थिंग। तो ये जो हम कॉस्टिंग अभी पढ़ेंगे इंटर का, स्पेशली इंटर का जो कॉस्टिंग और अकाउंट ये जो प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, ये हमें इस तरह से पढ़ना है, इसका बेस हमें आगे यूज करना है। इसे मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए यार अपना आज फर्स्ट डे, अगले 3.5 मंथ्स जब भी हम कॉस्टिंग की पढ़ाई करेंगे, हम पढ़ाई ऐसे नहीं करेंगे अपने को सिर्फ पासिंग के लिए पढ़ाई करना है, अपने को पूरा इन डेप्थ जान लगा के पढ़ना है कि ये जो कॉस्टिंग है हमें ग्रुप 1 में पास तो करा के देगा, उसके साथ में अपने को ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, राइट ना, उसमें भी कॉस्टिंग का बेस काम में आएगा। और साथ ही साथ में सीए फाइनल में भी अगेन पूरा का पूरा 100 मार्क का आपका कॉस्टिंग है। इनिशियली जब इंटर के पहले जब आईपीसीसी हुआ करता था, जब आईपीसी होता था, आईपीसीसी में कॉस्टिंग हुआ करता था 50 मार्क का और एफएम होता था 50 मार्क का उस टाइम पे, तो 100 मार्क का पेपर हुआ करता था। उसमें अभी आपका जो सिलेबस है, अभी आपके सिलेबस में 15 चैप्टर्स है और तो उस टाइम पे आईपीसीसी में सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर कम था, एक चैप्टर था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। वो चैप्टर फाइनल में हुआ करता था, इंटर में नहीं हुआ करता था। मतलब सिर्फ 14 चैप्टर का सिलेबस होता था 50 मार्क के लिए। जैसे सोचो कि मतलब आप पे 50 मार्क के लिए बच्चा, अभी जो 100 मार्क के लिए पढ़ रहे हो वो बच्चा 50 मार्क के लिए पढ़ता था और अगेन 50 मार्क के लिए एफएम पढ़ता था, तो इतना जबरदस्त स्ट्रेस आता था। तो कहने के इंस्टीट्यूट ने बोला यार ये जस्टिफाइबल नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे को, अगर अपने को फाइनल में बच्चे को कॉस्टिंग पढ़ाना है तो कहने की इंटर में उसका बेस स्ट्रांग होना जरूरी है। तो इंटर में आपका बेस स्ट्रांग होने के लिए ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका किया गया है, 100 मार्क का किया गया। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, एकदम चिल मार के पढ़ने का है, ओके। और अपना कॉस्टिंग का जो एम होगा, मैं अभी स्टार्टिंग बता के रख रहा हूं, अपने को कॉस्टिंग में सिर्फ पासिंग के लिए पढ़ने का नहीं है, मिनिमम 60 लेके आना है। आपको इंटर में कंसेप्ट पता होगा, आपको एग्जामिशन पता क्या होता है, एग्जामिशन क्या होता है, उससे क्या होता है, 60 लाने से क्या होता है, अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यस बेटा, एकदम सही बताया। देखिए अपन एक कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जा रहे हैं, राइट ना। अब इस एग्जाम में बेटा क्या होता है, यू नेवर नो क्या होगा, कभी मतलब रिजल्ट पास हो सकता है, फेल हो सकता है, राइट ना। या फिर देखो सब लोग पासिंग के लिए पढ़ाई करते हैं, बट कुछ बार क्या आता है, अपना कुछ हेल्थ इश्यू आ गया, कुछ भी, देखो यार मतलब आगे फ्यूचर किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया, राइट ना। बट मान लीजिए बिकॉज ऑफ सम रीजन बताया क्या, अगर आपका एक आधा सब्जेक्ट कभी स्कोर कम आ गया, आप एग्रीगेट अगर नहीं बन गया, राइट ना, तो किसी में भी अगर आपका 60+ स्कोर अगर आता है तो नेक्स्ट टाइम आपको वो सब्जेक्ट देना नहीं पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एग्जामिशन बोलते हैं। तो जब हम कॉस्टिंग की पढ़ाई करेंगे ना, हमें एग्जामिशन के पढ़ना है, राइट ना। तो एग्जामिशन पढ़ना पड़ता है, ये नहीं कि आपको फेल होंगे तो कॉस्टिंग से एग्जाम मिलेगा, ये पर्पस नहीं है। मेन इसका पर्पस क्या होता है, वो अगर आपका फेल हो गए तो आपका सब्जेक्ट तो बचेगा, वो तो ठीक है, बट उसके अलावा समझ चलना, जब आप सीए बन जाओगे और सीए बनने के बाद में मान लो आप कभी जॉब इंटरव्यू के लिए गए, राइट ना, या कहीं पे भी बड़े बड़े कंपनी फर्म में गए, या फिर मान लीजिए आपने इंटर का ग्रुप 1 क्लियर किया, यू वांट टू जॉइन द आर्टिकलशिप, राइट ना। तो आर्टिकलशिप में क्या होता है, जब आप बड़ी बड़ी फर्म में, ओके, जब आप इंटरव्यू के लिए जब आप अप्लाई करते हो, इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो, तो कहने की देखते इस बच्चे में है क्या। अब मान लीजिए
अपना इंटर का पासिंग 200 मार्क का है और अपने 200 या 201 मार्क से पास किया, तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या बढ़ता है? अरे यार ये बंदा तो बाउंड्री वाला बंदा है। मतलब जो बता के 9 मंथ्स पढ़ के अगर सिर्फ 200 मार्क लेके आ रहा है तो आगे मतलब अपने अपने फर्म को 3 साल के अच्छा अपने लिए काम करेगा, राइट ना। मतलब देखो भले आप में पोटेंशियल जबरदस्त रहेगा पर एक फर्स्ट इंप्रेशन जो बोलते हैं, राइट ना, तो फर्स्ट इंप्रेशन कैरी करने के लिए कहना है कि आपका स्कोर कितना आना चाहिए? 230 प्लस 240 प्लस। एंड ये स्कोर आने के लिए कहना है कि एक आधे सब्जेक्ट में ऐसा फोड़ना पड़ेगा ना, 60 70 80 फोड़ना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ग्रुप 1 में 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे आप फोड़ सकते हो। वन इज द अकाउंट और सेकंड इज कॉस्टिंग, बिकॉज दोनों भी ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और दोनों बेटा जी लॉजिकल है। तो हमारा आज फर्स्ट डे, तो हम जो कॉस्टिंग की पढ़ाई करेंगे हम कम से कम 60 मार्क के लिए पढ़ाई करेंगे, मैक्सिमम स्काई द लिमिट, वो आपकी मर्जी। ओके, तो सब्जेक्ट का नाम तो एक बार समझ लीजिए, नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सब्जेक्ट का नाम है, यस, जिसे हम प्यार से इसको हम लोग कॉस्टिंग बोलते हैं। थोड़ा सा रिगार्डिंग माई सेल्फ तुम करूं। ओके, चले तो थोड़ा सा रिगार्डिंग माई सेल्फ बताता हूं। आपने फाउंडेशन मुझसे वैसे पढ़ाई है, कुछ लोगों ने, राइट ना, जिन्हें पढ़ा नहीं होगा माने जरा आ उठे। तो बेटा मैं फाउंडेशन में मैथ्स पढ़ाता हूं और इंटर में आई डू टीच कॉस्टिंग। ओके, और ऑलमोस्ट पिछले 10 साल से मैं मैथ्स पढ़ाते आ रहा हूं और पिछले 6 साल से मैं कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं, राइट ना। आई एम टीचिंग कॉस्टिंग सिंस लास्ट 6 ईयर्स। और अभी तक का मतलब एक प्राउड मोमेंट ऐसे कि मतलब फाउंडेशन में अपनी स्टूडेंट थी रेखा सुतार, शी हैज गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 एट द CA-CPT लेवल, और वही बच्ची कॉस्टिंग के लिए मेरे पास थी, राइट ना। एंड अगेन इन द इंटर लेवल शी गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 और कॉस्टिंग में उसका स्कोर था 92 मार्क्स का स्कोर था। तो बेटा अल्टीमेटली इतनी बात समझना, अगर लॉजिकली पढ़ के, मैं फ्रैंकली बता, देखो मुझसे पढ़ के कुछ बच्चे अभी तक CA बन भी चुके, कुछ लोग बेटा अभी तक रैंक भी लाए, राइट ना। देखो अल्टीमेटली क्या होता है, मैं कितना बोलना चाहूंगा, मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूं या खराब पढ़ाता हूं वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता आप कैसे पढ़ते हो, राइट ना। तो मैं इतना बता चाहूंगा, देखो यार, मतलब यहां पे जो फैकल्टी खड़ा है उसका एक्सपीरियंस है, उसके बाद भाई बता के बच्चे से पास हो चुके, बट अल्टीमेटली जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना यार तो फिर मजा नहीं आएगा आपको। तो कॉस्टिंग के लिए बस एक ही बोलना चाहूंगा, डेली अपने को रिवीजन करने का है और मैं डेली होमवर्क दूंगा, क्योंकि कॉस्टिंग में आई डोंट बिलीव इन द स्पून फीडिंग। देखो नॉर्मली कैसे होता ना, जब 3 मंथ्स का बैच खत्म हो जाता है, देखो समझना, मैं आज इतना आपको हक से जो बोल रहा हूं कि यार कॉस्टिंग विल बी योर वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट। इफ यू आस्क टू योर सीनियर्स, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जस्ट हेट कॉस्टिंग। मतलब अगर आप फाइनल में तो जाओगे ना तो लिटरली फाइनल में तो ऐसे बहुत से बच्चे ऐसे मिलेंगे ना, यार ओनली बिकॉज ऑफ कॉस्टिंग मेरा फाइनल रह गया। इंटर में ऐसे बहुत से बच्चे रहते हैं, यार बाकी सब निकल रहा है, अकाउंट निकल रहा है, लॉ निकल, टैक्स निकल रहा है, बट कॉस्टिंग निकल नहीं रहा है। आप बोले सर अगर उनका कॉस्टिंग निकल नहीं रहा है, उनके पासिंग के वादे हो रहे, आप हमको ऐसे कैसे बोले कि एग्जामिशन लेके आना है। समझना यार, ये कॉस्टिंग कैसे पढ़ते हो मैटर करता है। पहली चीज पढ़ाना, कितना लॉजिकली में पढ़ा रहा हूं मैटर करता है, और सेकंड चीज आपके साइड से मैटर करेगा, आप कितना लॉजिकली पढ़ते हो, और सेकंड आप कितना प्रैक्टिस करते हो। मान लीजिए 3 महीने का अपना बैच है, 3 महीने के बैच में मैंने सब क्या किया, जितने भी क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल, मैंने सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए, सब कुछ सॉल्व किया। आपने क्या किया, नोटबुक लिया, कॉपी करना शुरू किया, खत्म, क्लास हो गया, घर में जाके सम देखा, हाँ ऐसा ऐसा फॉर्मेट है, अरे ये प्रोसेस अकाउंट है, इधर डेबिट किया क्रेडिट किया, हो गया। भाई ऐसा नहीं चलता है। जब तक आप क्लास के साथ में क्वेश्चन खुद नहीं सॉल्व करोगे, देखो एग्जाम में तकलीफ क्या होगी आपको, आपको कंसेप्ट सारे आते होंगे बट क्वेश्चन स्टार्ट भी करोगे बट खत्म करना नहीं आएगा। बहुत बच्चों कैसे होता है कि एग्जाम में क्या आता है, कंसेप्ट वही रहते, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो क्या आता है, अरे सर शुरू कहां से करे, टेबल ड्रॉ कैसे करे, वहां सारित नहीं होते। तो मैं अगले 3 महीने में मैं आपके लिए ये करूंगा कि भैया मैं हर कंसेप्ट का एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, एक क्वेश्चन आपको करवा के दूंगा, जिससे क्या आपको आदत बनाई रहेगी आपको यार खुद से करने की। और ट्रस्ट में अगर इस 3 महीने में आपने क्वेश्चन खुद से करना सीख लिया ना, मैं इतना आज आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं, आज डे फर्स्ट डे, 3 मंथ्स के बाद में मतलब आप कोई भी इंटर का बच्चा लाके दिखाओ, उसके क्वेश्चनिंग कॉन्फिडेंस लेवल में और आप में एक जमीन आसमान फर्क रहेगा। ये तो आपके हॉस्टल में भी कोई बच्चा अगर रहेगा उसको कंपेयर करके ये बच्चे क्वेश्चन डरते होंगे सम करने के लिए, और आप ऐसे फ्लुएंटली कर पाओगे। मतलब मेरा अभी तक बैच को बता रहा हूं, मेरे पिछले बच्चे जो स्टूडेंट्स होते थे, राइट ना,
लिटरली वो कंपटीशन लगाते थे, मतलब जैसे कि टॉपिक होता है, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में सम बहुत बड़े होते हैं, स्टैंडर्ड सम बड़ा होता है, तो अपने दोस्तों बोले चले एक काम करते हैं, अपन कंपटीशन लगाते हैं। उसमें फीफू लिफा सम होता था, मतलब वो बहुत बड़े लेवल का, फाउंडेशन का बहुत टाइम पास था। ओके, बोलते यार चलो सम कटा है। बाकी लोगों को जहां पे आधा घंटा लगता था, ये 12 मिनट में सम करते थे। इतना क्यों होता है? क्योंकि क्लास में जब हम इतने बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट ना, तो कहने के अपना एक स्टेप्स पूरे फिक्स हो जाते हैं, एक कॉन्फिडेंस अपना बढ़ जाता है, राइट ना, और एक अच्छा लॉजिक डेवलप हो जाता है। अगर यहां पे आप 12 से 15 मिनट में कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, तो डेफिनेटली एग्जाम में अंडर प्रेशर एक 17-18 मिनट में पक्का बन जाएगा। और मान लो अभी अगर आप आधे घंटे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो एग्जाम में करने के लिए आपको पौन घंटा लगेगा। जस्ट सोचो, एक क्वेश्चन 18 मिनट्स में कंप्लीट करना और 45 मिनट्स में कंप्लीट करना, वो जो कॉन्फिडेंस एग्जाम में आपको रहेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। और इसी के लिए अपन पढ़ने वाले हम लोग, राइट ना। तो ये जो मेरा जो काम होगा, मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, मेरा प्रोफाइल क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, वो मैटर नहीं करेगा। मैटर करेगा आपको कितना कॉन्फिडेंस आने वाला है, वो मैटर करेगा। चलो, तो थोड़ा सा हम लोग सिलेबस समझ के लेते हैं इंटर कॉस्टिंग के बारे में। इंटर कॉस्टिंग जो 100 मार्क का सब्जेक्ट है। देखिए यार, फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट थे, 2 थे एमसीक्यू पैटर्न में थे और 2 थे डिस्क्रिप्टिव में थे, राइट ना। बट इंटर में सब कुछ पूरा का पूरा पार्ट यहां पे डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में, एक्सेप्ट जो थ्योरी के जो पेपर्स होंगे, थोड़ा सा उसमें एमसीक्यू पैटर्न है, वो अलग चीज है, राइट ना। बट यहां पे पूरा पूरा बेटा डिस्क्रिप्टिव कॉस्टिंग में 100 मार्क का पेपर है, और 100 मार्क के लिए पे 15 चैप्टर है। जरा चैप्टर देख लो। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग, सेकंड है कॉस्ट शीट, तीसरा है मटेरियल, चौथा है लेबर, ओवरहेड, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस, ऑपरेटिंग, जॉब एंड बैच, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, जॉइंट प्रोडक्ट, एबीसी, बजट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी सुना है कैसा सब? फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, डेंजर लग रहा है, गंदा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीखने को मिलेगा? नहीं, बहुत मस्त है। मैं फ्रेंकली बोलूँगा बेटा, जब हम कॉस्टिंग पढ़ेंगे ना, मतलब पहले 4 दिन तो ऐसा होगा ना, पहले 4 दिन तो थोड़ा थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेस तो पक्का बनाना पड़ेगा, राइट ना। और उसके बाद जब एक प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा ना, एकदम मजा आ जाएगा आपको। मतलब ऐसा होगा, मतलब कॉस्टिंग के लेवल से ऐसा होगा कि यार मतलब दिन रात कॉस्टिंग करने की इच्छा होगी आपको, इतना मजा आएगा आप लोगों को। अपना एम तो मैंने बता दिया, एम कितना अपना 60+, मिनिमम 60 ना लाए, 80-90 भी ला सकते हो, पॉसिबल है। मैं इसके लिए आपको टारगेट दे रहा हूं, मेरा अभी तक बैच का रिकॉर्ड बता रहा हूं। ये सिर्फ बेटा जो अपने 85+ का लिस्ट है, बाकी 60-70 की बातें नहीं कर रहा हूं। मतलब अगर आप 85+ आओगे तो अगले लिस्ट में आपका नाम होगा, नहीं तो फिर लिस्ट के बाहर तुम्हारा नाम। तो अभी तक 92 का हाईएस्ट है, अभी तक 3 बच्चों को 92 आ चुका है, उसके बाद 90 है सेकंड हाईएस्ट, फिर 87, 86, 86। मतलब यार स्कोर करना पॉसिबल है, इतना मुश्किल भी नहीं। अगर इतने लोग अगर 80+ लेके आ रहे ना, तो अपने लिए यार मतलब 60 तो एकदम आम बात है। अच्छे से इज्जत से पढ़ना अपने को। अब पढ़ाई कैसे करना चाहिए, सेम पैटर्न जो मैं हमेशा बेटा फाउंडेशन बताया करता था, सेम बेटा पैटर्न इंटर के लिए होगा। फर्स्ट बट नॉट लास्ट थिंग, रेगुलर अटेंडेंस। स्पेशली कॉस्टिंग के लिए आपको डेली लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। मान लीजिए, मैं समझ सकता हूं कभी अपन बीमार पड़ गए, कभी कुछ हो गया, कभी आंख नहीं खुलती, सुबह का लेक्चर है, कभी आंख नहीं खुली, हो सकता है कभी कभी ऐसा हो सकता है, बहुत थक गए कभी, राइट ना। सपोज एक आधा दिन कभी भी लेक्चर मिस हो गया, मेक इट श्योर जिस दिन लेक्चर आपका मिस होगा उसी दिन शाम को आप वो चीज कवर करोगे। बिकॉज समझ चलना, कॉस्टिंग में हर कंसेप्ट इंटर रिलेटेड है। अगर आपका एक दिन का भी अगर बैकलॉग लग जाता है तो नेक्स्ट डे आपको कुछ भी नहीं समझेगा, फ्रेंकली बता रहा हूं। क्योंकि यहाँ पे समझना, अगर कंसेप्ट वीक रहेगा ना, तकलीफ आएगी नेक्स्ट डे को। कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर हम दोस्तों से देख के सीख लेंगे, लेकिन उस टाइम पे क्लासरूम में आके सीखने के बदले वहां पे ट्राई एरर नहीं करें। मान लो आज आपका लेक्चर मिस हो गया, नेक्स्ट डे आप आके क्या करोगे, कुछ कवर नहीं करोगे, क्लास में आके बैठोगे, दोस्त क्या कर रहे हैं, कॉपी करोगे। उस चक्कर में क्या होता है, कल का लेक्चर तो गैच था और नेक्स्ट लेक्चर भी जाएगा, और 2 लेक्चर मिस हो जाते ना, तो भाई फिर चैप्टर की पूरी वाट लग जाती है। और यहां पे कोई भी चैप्टर को लाइटली लेने का नहीं है। एक पहली चीज बता रहा हूं, इंटर में एक रूल समझना, इंटर में कोई टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक नहीं है या कोई लेस स्कोरिंग टॉपिक नहीं है। यहां पे एग्जाम में कोई स्पेसिफिक वेटेज नहीं रहेगा। ऐसे कभी नहीं होगा मैं बोलूंगा यार ये टॉपिक एग्जाम में 20 मार्क के लाएगा, ये 25 मार्क के लाएगा। यहां पे हर टॉपिक उतने ही वेटेज का होता है, और यहां पे इंस्टीट्यूट का बिल्कुल भरोसा नहीं है कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क के लाएगा।
ट्रस्ट में मतलब मैं बता रहा हूं, ये जो पूरा मैंने सिलेबस बताया ना आपको, मुझे अभी भी याद है। 3 साल पहले एक बार पेपर आया था 3 साल पहले, उसमें पूरा का पूरा 100 में से ऑलमोस्ट 76 to 80 मार्क का जो पेपर था वो सिर्फ चैप्टर पे आया था, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये 3 टॉपिक पे आया था। ये सिर्फ 3 टॉपिक के ऊपर 76 to 80 मार्क का पेपर आया था, और बाकी सभी चैप्टर 24 मार्क्स के लिए थे। नॉर्मल बच्चों में कैसा होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल, ऑपरेटिंग बहुत भारी है, बहुत स्कोरिंग होगा, वो करके जाएंगे। और जिन बच्चों ने ये 3 से 4 चैप्टर मतलब बताया क्या ऑप्शन में छोड़े थे और बाकी सब करके तो पूरी वाट लगी थी, फिर जो किया था उस पर क्वेश्चन पेपर आया ही नहीं, और जो नहीं किया था उस पर पेपर भर भर के पेपर आया, राइट ना। तो यहाँ पे लाइटली मत लेना, हर चैप्टर में सिंसियरली पढ़ना अपने को, राइट। चलो, और दूसरा डेली रिवीजन। जो भी मैं क्लास में करूंगा, देखो मैं बता रहा हूं आपको, कॉस्टिंग के 2 बुक मेंटेन करना है, वन इज क्लास बुक एंड सेकंड इज रफ बुक। मैं होमवर्क तो दूंगा आज, होमवर्क के अलावा जितने भी क्वेश्चन क्लास में होंगे उतने क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन शाम को घर में जाके, शाम को रूम में जाके वापिस हमें एक बार सॉल्व करना, उतना करना मतलब करना है। एक बार जब क्लास में करोगे, एक बार शाम में खुद से करोगे तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा। ये रिवीजन चाहिए। तीसरा बेटा, होमवर्क तो मैंने बता दिया, होमवर्क करना मस्त है। रेगुलर टेस्ट, हर टॉपिक होने के बाद आपका टेस्ट लूंगा, पेपर पर चेक करके मिलेंगे बेटा जी आपको, तो टेस्ट सिंसियर आपको देना, उससे पता चले हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। और लास्ट और बट नॉट द लीस्ट, डाउट पूछने का। कैसे पूछूं, कुछ शर्माते रहते हैं, आज फर्स्ट डे से थोड़ा शर्माते होंगे, हाँ कि नहीं। वो शर्माने के नहीं, जो भी होगा बिंदास करने का। घर में बकबक करते हो ना आप लोग, है ना, वैसे बिंदास घर की तरह रहने का बेटा जी, एकदम आराम से बातें करने का। जो भी डाउट है बिंदास पूछने का, चाहे कितना भी सिली सिली डाउट हो, लेकिन बिंदास पूछने का अपने को, राइट। अब अपना स्टडी पैटर्न क्या रहेगा, देखो यार, कॉस्टिंग के लिए आपको 4 बुक्स मिलेंगे, राइट ना। इसमें से वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आपको मोस्टली कल या परसों सुबह मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी, टेंशन मतलब पूरा समझेगा, तब तक के आपको समझेगा आपको, राइट ना। और उसके बाकी जो वॉल्यूम होंगे वो कमिंग मंडे को मिल जाएंगे। पहले 2 जो वॉल्यूम है उसमें पूरा जो 15 जो चैप्टर का सिलेबस है, 15 में से 7 चैप्टर मैंने कवर किए वॉल्यूम 1 में, 8 चैप्टर मैंने कवर किए वॉल्यूम 2 में, मैंने कवर किया, राइट ना। उसके बाद में अपने कॉस्टिंग पेपर में 100 में से ऑलमोस्ट 20 से लेकर 36 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आता है, थ्योरी भी आता है, तो थ्योरी भी उतना अच्छे से करना है। तो हर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या थ्योरी लिखना चाहिए, वैसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एक थ्योरी का मेरा बुकलेट है, वो आपको वॉल्यूम 3 में मिलेगा। और वॉल्यूम 4 में लास्ट डे में रिवाइज करने के लिए फॉर्मूला, चार्ट बुक या उसको हैंडबुक जो बोलना बोले बेटा जेटा, वो आपको बुक मिलेगा, वॉल्यूम 4 मिलेगा इसमें पढ़ने के लिए। ऐसे 4 बुक से हम कॉस्टिंग पढ़ने वाले अपन लोग, राइट। उसके बेटा अलावा अपना जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, सिलेबस खत्म होने के बाद में मैं आपका एक 20 डेज का रिवीजन भी लूंगा। जब ग्रुप 2 चलता रहेगा तो बच्चे यहां पे होंगे पुणे में, पुणे से पढ़ लो, जो नहीं होंगे बेटा जी आपका मैं ऑनलाइन लाइव के थ्रू करा के दूंगा, राइट ना, टेंशन मत लो, करा के दूंगा। 20 दिन का रिवीजन होगा। उस रिवीजन में मैं बेसिकली क्या कराऊंगा, पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट के जो आरटीपी होते, रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी होते, उस आरटीपी को डिस्कस करूंगा। तो कहने की बेटा इंटर में और फाइनल में आरटीपी में से एज इट इज पेपर आता। आपने कभी टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे कभी फीडबैक देखा होगा, बहुत से बच्चे चलते। और इस बार का पेपर ना मॉडल में से आता, इस बार पेपर आरटीपी में आया था, राइट ना। तो यहां पे आरटीपी में से क्वेश्चन बहुत बार आते जो हमें पढ़ना जरूरत है। बच्चे मुझसे क्या करते, एग्जाम के एक दिन पहले आरटीपी निकालते और सेल्फ डे करना शुरू करते। एग्जाम के एक दिन पहले निकालोगे ना, आपको जीपेगा कुछ मिलने नहीं वाला है, उससे बदले मैं पूरा करा के दूंगा बेटा आपके लिए, ठीक है। तो ये अपने पढ़ाई का पैटर्न रहेगा। चलो, ये पूरा मैंने बता दिया, अब पढ़ाई शुरू करना है। अब बताओ क्या पढ़ना है अपने को, कॉस्टिंग पढ़ना है, ओके। मुझे बता रहे कॉस्टिंग पढ़ने के लिए, कॉस्टिंग के स्पेलिंग में सबसे पहला शब्द अपना है कॉस्ट। ये सारे कलर बुक्स मिल जाएंगे आपको। अपना पहला ही शब्द है कॉस्ट। मुझे बताओ आपने कभी कॉस्ट क्या होता है सुना है क्या, क्या होता है कॉस्ट, क्या होता है? ओके, एक चीज बना कितना कॉस्ट लगता है वो कॉस्ट होता है। व्हाट इज कॉस्ट, कॉस्ट का डेफिनेशन पूछ रहा हूं। रियल वैल्यू, नकली वैल्यू क्या होता है? यस बोलो, अरे ट्राई कर, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके मतलब एक्सपेंडिचर इनकर टू प्रोड्यूस वन थिंग, जो बनाने का, राइट ना। मुझे बताओ कॉस्ट से प्रोडक्शन में लगता है क्या? सर्विस को लगता नहीं है। मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, अपन क्या कर रहे? प्रोडक्शन कर रहे, सर्विस दे रहे। सर्विस दे रहा, खर्चा नहीं आ रहा कुछ मेरे को, आ रहा ना, नोट का खर्चा आ रहा है मेरे को, राइट ना। बाकी खर्चा, लाइट बिल खर्चा आता है, रेंट खर्चा आ रहा है, खर्चा आ रहा है ना बेटा, राइट ना। तो कॉस्ट मतलब समझ चलना, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो, सब में कॉस्ट लगता है, ऐसा नो। आपने एक अपने शब्द बोला, कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर बोला, राइट ना। मुझे बताओ कॉस्ट एक्सपेंडिचर है या एक्सपेंस है? तो एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस एक्सपेंस, तो कॉस्ट इज कॉस्ट। देखो आपके सामने शब्द पे ना, देखो बोर्ड पे देखो, ये 4 शब्द है, दिख रहा है? ये जूम ठीक है पक्का? देखो कॉस्ट है, एक्सपेंस है, लॉस और एसेट, ये 4 शब्द है। पहले बताओ ये चारों का मतलब सेम है क्या? चारों सेम है? स्पेलिंग अलग है ना? ट्राई करेंगे इसका मतलब क्या बताने के लिए, कॉस्ट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, लॉस क्या, एसेट क्या होता है। पहले मुझे बताओ एक्सपेंस और एसेट दोनों सेम है क्या? क्या डिफरेंस है? एक्सपेंस एसेट होता है? नहीं होता है? फाउंडेशन पढ़ा आपने, रिव्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बताओ उसमें से कौन सा एक्सपेंस एसेट है? कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंस था या कैपिटल एक्सपेंडिचर था? एक्सपेंडिचर था। एक्सपेंस क्या होता है? रेगुलर करते वो क्या आता है? एक्सपेंस होता है। तो एसेट क्या होता है? क्या क्या? लॉन्ग टर्म के लिए तो एसेट होता है, बराबर है, राइट ना। तो कॉस्ट क्या है? चलो मैं बताता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत, टेंशन मत लो। तो बोले सब फर्स्ट इतना परेशान कर रहे हो, हाँ ठीक है। चलो बेटा अभी देखो इसमें मीनिंग बता रहे। देखो यार बेसिकली देखो, जैसे आपने बताया था एकदम डिफरेंशियल से बताई, कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर। किसी भी चीज को बनाना होगा, राइट ना, या फिर कोई भी सर्विस देने के लिए, कोई भी चीज बनाने के लिए या कोई भी सर्विस देने के लिए जो खर्चा आता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, उसे कॉस्ट बोलते हैं। मान लीजिए मुझे कोई सपोज, मान लो मुझे पेन बनाना है, मेरे को पेन बनाने के लिए मुझे क्या लगता है? आई रिक्वायर रॉ मटेरियल। पेन को बनाने के लिए मुझे लेबर को सैलरी देनी पड़ेगी। पेन जिस फैक्ट्री में बनता है उस फैक्ट्री का रेंट पे करना पड़ेगा, मुझे लाइट बिल पे करना पड़ेगा, यस और नो। तो मटेरियल, लेबर, लाइट बिल, रेंट, ये सारे के सारे जो एक्सपेंडिचर है, ऑल आर द कॉस्ट। ये जितने भी खर्चे, ये सारे बेटा क्या होते हैं? कॉस्ट होते हैं। अब ऐसा कहा जाता है इस कॉस्ट के ना 3 बच्चे होते हैं। इस कॉस्ट के 3 बच्चे। कॉस्ट का एक बच्चा होता है एक्सपेंस, एक बच्चा होता है लॉस, और एक बच्चा होता है एसेट। ये कॉस्ट के 3 बच्चे, एक्सपेंस, लॉस और एसेट। अब मैं बच्चे क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज एक्सपेंस, लॉस और एसेट ये तीनों भी कॉस्ट है। एक्सपेंस भी कॉस्ट है, लॉस भी कॉस्ट है, और एसेट भी कॉस्ट है। समझ में आ रहा बेटा जी? तो कॉस्ट के 3 पार्टीशन है। अब एक्सपेंस किसे बोलेंगे, लॉस किसे बोलेंगे, और एसेट किसे बोलेंगे? ध्यान समझना। ऐसा एक्सपेंडिचर जो इनकर किया आपने इस साल, जो इनकर किया आपने इस साल, और जिसका बेनिफिट मिलेगा इस साल, द एक्सपेंडिचर which is incurred in the current year and whose benefit will be received in the current year is called as cost. Sorry, is called as expense. Sorry. अब देखो मैं एग्जांपल दूंगा बेटा जी। मान लो ये मैंने मार्कर पेन लाया, राइट, मार्कर पेन लाया। मुझे बताओ मार्कर पेन मैंने आज परचेस किया, 100 रुपए का मार्कर पेन है। क्या लगता है कितने महीने चलेगा? 3 महीना, 4 महीने चलेगा। एक्सपेंस इनकर कब किया आपने? इस साल। और यहां पे इसका बेनिफिट कब मिलेगा? इस साल मिलेगा। जो इस साल खर्चा हुआ है और बेनिफिट मिलेगा इस साल, वो हमारा कौन है? एक्सपेंस है। समझ में आ रहा है बेटा जी? यस और नो? और अगर आपको अकाउंट में पता होगा, वी ऑलवेज चार्ज
ऑल एक्सपेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा नो। और पीएनएल अकाउंट हम किसके लिए बनाते हैं? इस साल के लिए बनाते हैं, क्योंकि एक्सपेंस क्या होता है? इस साल का होता है। इसके लिए पीएनएल अकाउंट भी हम किसके लिए बनाएंगे? इस साल के लिए बनाते हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको? पक्का। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल दूंगा, वो जो बेटा आपके पीछे जो एसी है, अब है देख रहा क्या, देख क्या रहा है, ठीक है ना, भरोसा कर। ओके, अब मुझे जो पीछे जो एसी है ना, राइट ना, अब ये जो एसी है ना, मान लो मैंने एक 50,000 रुपए देके एसी मैंने परचेस किया, राइट ना, खर्चा मैंने इस साल किया। क्या लगता है एसी कितना चलेगा? 3 महीना, 4 महीने, सालों साल चलेगा? सालों साल चलेगा बेटा, यस और नो? अब ये खर्चा मैंने कब किया? इस साल, और इसका बेनिफिट मिलेगा मुझे सालों साल। तो ऐसा एक्सपेंस जो इनकर किया है, ऐसा एक्सपेंडिचर जो इनकर किया है इस साल, बट उसका बेनिफिट मिलेगा बहुत सालों तक, उससे हम लोग बोलते हैं एसेट। समझ में आ रहा है क्या? देखो समझना, खर्चा इस साल किया, बेनिफिट इसी साल मिला तो एक्सपेंस है, और बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिला तो क्या आता है? एसेट है। समझ में आ रहा है? पक्का। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूंगा ना, कि मेरे पास पेन है, मैंने आप परचेस किया, आज परचेस किया, और इसे पढ़ाते पढ़ाते एग्जांपल दे रहा था, एग्जांपल देते थे ना, मैं इस पेन को मैंने फेंक दिया और खिड़की से बाहर चला गया, क्या हो जाएगा? लॉस। खर्चा इस साल किया, पक्का। बेनिफिट मिला क्या? मिलने से पहले पेन क्या हो गया? चला गया, ये मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। तो द एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन द करंट ईयर, इनकर कब किया आपने? इस साल, पर इसका बेनिफिट मिला नहीं रे बाबा, वो हमारा कौन है? लॉस है। मान लो मैंने कोई चीज लाई थी, चोरी हो गई, कुछ आग लग गई, ये सब क्या हो गया? लॉस हो गया। मुझे बेनिफिट मिला नहीं, वो सब क्या होता है? लॉस है। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं आपकी बात करूंगा बेटा जी, अगर मैं आपकी बात करूंगा, देखो यार, अब जब क्लास खत्म हो जाएगा, मस्त ब्रेकफास्ट करोगे आप लोग, आखिर नहीं, भूख तो बहुत लगी होगी, हाँ ओके। अब देखो बच्चों, ब्रेकफास्ट करोगे। अब ब्रेकफास्ट के लिए मान लो आपने सपोज 20 रुपीज का पोहा खा, आपने पोहा खाया 20 रुपए का आपने, राइट ना। अब यार पोहे के लिए जो खर्चा हो गया, वो कौन है आपका? एक्सपेंस है, लॉस है, एसेट है? एक्सपेंस है। खर्चा कब किया आपने? आज। बेनिफिट आज है। ऐसा अगर आज पोहा का तो 500 साल एनर्जी मिलेगी क्या? नहीं है। आज का पोहा का एनर्जी आज ही मिलेगा, ये अपना कौन है? एक्सपेंस है। खर्चा इस साल, बेनिफिट भी इस साल। और वही बच्चों देखो, अभी आपने जो क्लासेस के जो फीस आपने जो फीस की है, क्लास जो फीस पे की है, वो आपके लिए कौन है? एक्सपेंस है, लॉस है, एसेट है? एसेट है। क्योंकि यार फीस आपने आज पे की है, इसका बेनिफिट मिलेगा सालों साल। यार जब सीए बन जाओगे ना, तो लाइफ लॉन्ग कमाओगे ना, आखिर बहुत पैसे छापोगे ना आप लोग, आखिर बेटा, ये सालों साल तुम लोग कमाओगे, ये आपके लिए कौन है? एसेट है। समझ में आ रहा है अपने को? पक्का। इन्वेस्टमेंट इन द नॉलेज, बात समझ में आ रही है? पक्का। तो शॉर्ट में समराइज करता हूं, एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड एज कॉस्ट। कॉस्ट मतलब क्या है? कोई भी टाइप का एक्सपेंडिचर। कॉस्ट के कितने बच्चे होते हैं? 3 बच्चे होते हैं, ठीक है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ गया इंडिया का, ठीक है ना। कौन से होते हैं? एक्सपेंस, फिर क्या होता है? एसेट, फिर क्या होता है? लॉस। ऐसा एक्सपेंडिचर इनकर कब किया आपने? इस साल, और बेनिफिट मिला है इस साल, उसे क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। खर्चा किया है इस साल, बेनिफिट सालों साल, कौन है? एसेट। खर्चा किया है इस साल और बेनिफिट मिला नहीं, वो क्या होगा? लॉस। एकदम क्लियर है? पक्का 100%? कोई तकलीफ इसमें? चलो, एकदम बेसिक था। और बेटा पहले बता रहा हूं, जब मैं कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा ना, मैं सब बिलीव करूंगा आप एकदम गधे हो, कुछ नहीं आता आप, राइट ना। पूरा बेसिक, जैसे फाउंडेशन पढ़ा था बेटा आपने मैथ्स के लिए, एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन पूरा बेसिक पढ़ा था, वैसे कॉस्टिंग के लिए पूरा बेसिक से बताऊंगा। भले आपको इसमें से कोई भी शब्द पता होगा, नहीं पता होगा, आपका इशू है। मैं मान लूंगा आपको कुछ नहीं आता, आपको ऐसे आपको पढ़ाऊंगा, चलेगा ना? यस। तो ये डिफरेंस मैंने बता दिया, ओके। और ये सारी की सारी बातें बेटा प्रिंटेड फॉर्म में आपके नोट्स में अवेलेबल है, राइट। और मैं सब लिखवा के दूंगा बाद में, टेंशन मत लो। अब हम काम करते हैं, इसी कॉस्ट पे थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं हम लोग, कॉस्ट शब्द के ऊपर। मुझे बताओ, एनी एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट कोई बता सकता है? कॉस्ट का एग्जाम्पल क्या होता है? कोई भी कॉस्ट बता, एग्जाम्पल बता मेरे को, एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट। परचेस, ओके। और इतने खर्चे ना, कोई भी नाम लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, बॉटल के लिए कॉस्ट, बॉटल परचेस किया। और फर्नीचर, यस। कैमरा, सर्विस, वेजेस, सैलरी, ये सारे खर्चे आपने, राइट ना। चलो मैं काम करता हूं, मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, देखो अब ध्यान देना, एक मिनट। बेटा नहीं, मैं थोड़ा बाहर जाऊंगा, कभी बाहर गया तो मुझे याद दिलाना मेरे को, सब बाहर चले गए करके। रेंट, लाइट,
मटेरियल, ये मैंने एक लिखा, और मैं और एक लिख रहा हूं इधर, डेप्रीसिएशन लिख रहा हूं। अब बताओ, डेप्रीसिएशन ये एक्सपेंस है क्या? ये कॉस्ट है? कॉस्ट नहीं है। और एक्सपेंस एंड डेप्रीसिएशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम डेबिट में दिखाते बेटा, और जो पी में आ रहा है वो कौन है? अपना एक्सपेंस है, यस और नो? और एक्सपेंस किसका बच्चा है? कॉस्ट का है। अगर डेप्रीशिएशन अगर एक्सपेंस है तो कॉस्ट भी है, यस और नो? ओके, अब मुझे बताओ, मैंने दो साइड में लिखा, मैंने इस साइड में क्या लिखा? रेंट, लाइट बिल और मटेरियल, और यहां पे क्या लिखा? डेप्रीसिएशन लिखा। आपको क्या लग रहा है इसे मैंने अलग अलग क्यों लिखा? इसे दो पार्ट मैंने क्यों किए? यस, बहुत बढ़िया। क्या क्या? एकदम बहुत बढ़िया बेटा जी। अब देखना, मटेरियल, लाइट बिल और कौन सा आपने बोला? रेंट, इसके लिए पैसा देना पड़ेगा, ऐसा नो? जिसके लिए पैसा देना पड़ेगा वो कौन है? कैश वाला एक्सपेंस है। और डेप्रीसिएशन के लिए मैं पैसा देना नहीं पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूं इस साल मशीन का डेप्रीसिएशन 1,00,000 रुपए, मैं किसी को 1,00,000 रुपए दे रहा हूं क्या? किसी 1,00,000 ले रहा हूं क्या? नहीं, ये मेरा कौन है? नॉन कैश है। तो कैन आई से दैट कॉस्ट विल बी आइदर कैश और नॉन कैश? कॉस्ट बेटा जी कैश वाला भी हो सकता है या नॉन कैश वाला भी हो सकता है। ये समझ में आ रहा है? ये पढ़ा फाउंडेशन में आपने? पक्का? मुझे बताओ, ऐसे कॉस्ट जिनके लिए कैश देना पड़ता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ नाम सुना होगा उसके लिए। ऐसे कॉस्ट जिनके लिए पैसा देना पड़ता है, कैश तो मुझे पता है रे, उसके अलावा कैश के अलावा कुछ एक स्पेसिफिक वर्ड है उसके लिए, नहीं पढ़ा कभी? याद नहीं है? अबे अभी तो फाउंडेशन पास हुए रे, पढ़ाई करके पास हुआ ना, कॉपी किया था, ऐसे कैसे भूल जाता है? ठीक है ना? कभी ये नाम सुना है क्या आपने? एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, हाँ था ना ये? हाँ, क्या होता है ये? हाँ, ओके, दोनों भी होता है इसमें, ठीक है, चलेगा। अब देखो, अभी कॉस्टिंग क्या बोलते हैं समझना अच्छे से बेटा। देखो, ऐसे एक्सपेंडिचर जिनके लिए पैसा देना पड़ता है, जिनके लिए पैसा देना पड़ता है, जो कैश वाले होते हैं, वी कॉल देम एज अ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और ऐसे एक्सपेंस जिनके लिए पैसा देना नहीं पड़ता है, वी कॉल देम एज अ इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो कैन आई से दैट जो कैश वाले खर्चे जिनके लिए पैसा देना पड़ेगा वो हमारा कौन है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। तो रेंट, लाइट बिल, मटेरियल, इन सबके लिए पैसा देना पड़ेगा, ये सब कौन है? हमारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। और वही बेटा जी डेप्रीसिएशन के लिए पैसा देना नहीं पड़ेगा, ये हमारा कौन है? इम्प्लिसिट कॉस्ट है। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? इस एक्सप्लिसिट कॉस्ट का और एक नाम है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट के लिए आपको जेब से निकाल के पैसा देना पड़ेगा। जिसके लिए जेब से निकाल के पैसा देना पड़ेगा, वी कॉल इट एज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। नाम में लेके क्या बोलते हैं? आउट ऑफ पॉकेट। जेब से निकाला, रेंट, जेब से निकाला पैसा दिया। लाइट बिल के लिए जेब से निकाला पैसा दिया। डेप्रीसिएशन के लिए जेब से पैसा निकालना नहीं पड़ता है, जिसके लिए पैसा देना पड़ेगा वो कौन है? हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। और उसी का और एक नाम क्या होता है? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। ओके, तो बच्चों ने क्या, अभी हमने क्या डिस्कस किया कि बेटा कॉस्ट के दो टाइप होते हैं, वन इज कैश वाला कॉस्ट, सेकंड इज नॉन कैश कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट के लिए पैसा देना पड़ेगा, इम्प्लिसिट के लिए पैसा देना नहीं पड़ेगा। एक्सप्लिसिट का और एक नाम क्या होता है? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। सभी से कंफर्टेबल है? चलो अब एक काम करते हैं, मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, आप बताएंगे वो एक्सप्लिसिट है इम्प्लिसिट है। सैलरी क्या? एक्सप्लिसिट, पैसे देना पड़ेगा, पक्का। वेजेस एक्सप्लिसिट है। मार्केटिंग कॉस्ट, मार्केटिंग में क्या आता है? कमीशन आता है। कमीशन क्या है? एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट? कमीशन देना पड़ेगा ना यार, आके नहीं देना पड़ेगा ना, वो कौन है? हमारा एक्सप्लिसिट है। डेप्रिसिएशन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्लिसिट, पक्का। चलो उस मुद्दे पे आता हूं, उस पे आता हूं मैं, ठीक है ना? हाँ, अभी उस मुद्दे पे आऊंगा। चलो अब देखो, अब बेटा अभी नेक्स्ट मैं कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं। उस कंसेप्ट के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मैं क्या करूंगा, इस कैश नॉन कैश कंसेप्ट को
और अगले कंसेप्ट को दोनों को मैं मिक्स करने चाहूँ। अभी ध्यान सुना बेटा, मुझे पहले बताओ, आपने बेटा फाउंडेशन में ये नाम तो सुना होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? मतलब क्या होता है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव मतलब क्या है? मतलब मुझे नहीं समझा, मुझे नहीं आता है। अरे बैठ के बता, आराम से बता, अरे बैठ के बता, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम्म, हम्म। ओके, मतलब अभी आप क्या करते, दूसरा अगर काम करते थे, जो पैसा मिलता था, जो चला गया, एकदम सही, एकदम सही बताया बेटा। मुझे बताओ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इज इट इनकम फॉर गॉन और कॉस्ट फॉर गॉन? पक्का इट इज इनकम फॉर, एकदम बहुत बढ़िया बेटा जी। मैं छोटा एग्जांपल दूंगा ना, मान लीजिए आप लोग भी सुबह सुबह क्लास के लिए है कि नहीं? ऐसे कभी के एक मिनट के दिल में ख्याल होता है, अरे कहीं के लिए क्लास में आए, है कि नहीं? उसके लिए मस्त से काम करते थे, अपने घर में रहते थे, आराम से सुबह 10 बजे उठते थे अपन, है कि नहीं? और सुबह उठ के उठने पर क्या करेंगे, आराम से जॉब करते थे, और जॉब करते थे तो महीने को 20 से 25 हजार आप कमा सकते थे। कुछ मिलने नहीं वाला, ठीक है ना? बस एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना? इतना कुछ मिलता नहीं है। अब देखो, मान लो महीने को 20-25 आप कमा लेते, राइट ना? अब दो ऑप्शन थे, एक तो जॉब करो या फिर क्या करोगे आप, क्लास करो, राइट ना? अगर आप जॉब करते थे तो महीने को आपको 25 आपको मिलते थे, ठीक है? आपने क्या किया, जॉब का फैसला किया या क्लास का फैसला किया? क्लास का फैसला किया, राइट ना? अब क्या होता है, अब सुबह सुबह क्लास में आते हो और क्लास में आकर ऐसे खुन्नस से देखते हो मेरे को, बोले क्या हो गया? बोला सर आपने बहुत बड़ा नुकसान किया हमारा। बोले क्या नुकसान किया तेरा, राइट ना? आप बोलते सर आपने सुबह सुबह क्लास रखा, सर ये बैच क्यों लॉन्च किया? सबके बैच नहीं होती थी ना, हम मस्त सा जॉब करते थे, और सर जॉब करके महीने को सर 25 कमाते थे, और सब मस्त ऐश करते थे हम लोग, और सर आपकी क्लास के चक्कर में सर हमारा जॉब चला गया, हमारा इनकम चला गया। ऐसे बोल के खुन्नस से दिखते हो मेरे को वापिस आप। ओके, अब मुझे बताओ यहां पे क्या आपके जेब से कुछ पैसा जा रहा है क्या? आपने खाली इमेजिन किया, देखो अभी दो ऑप्शन थे, आपका ऑप्शन क्या था, जॉब करो या फिर क्लास करो। अगर आप जॉब का ऑप्शन लेते थे तो आपको इनकम मिलता था, आपने जॉब छोड़ के क्लास का ऑप्शन लिया तो क्लास का ऑप्शन लेने से ये इनकम छूट गया। अगर दो ऑप्शन है, दो में से एक ऑप्शन लिया तो दूसरे का जो इनकम छूट गया, मतलब ये ऑप्शन लेने से दूसरे का जो इनकम चला गया, वो आपका कौन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या बोलते बेटा जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आपने व्हाई वी कॉल इट एज अ कॉस्ट, इसे कॉस्ट क्यों बोल रहे, बात समझना, इसे हम कॉस्ट क्यों बोल रहे? देखो, अगर आप जॉब करते थे इनकम मिलता था, जॉब किया इनकम मिलता था, बट क्लास करने के चक्कर में इनकम छूट गया। मिलता था तो इनकम है, छूट गया तो क्या बोलेंगे, एक्सपेंस, मतलब कॉस्ट बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या? मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा। मान लो आपके पास 5 लाख रुपए, दो ऑप्शन है, 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट करो या फिर आप क्या करो, बैंक में इन्वेस्ट करो, बिजनेस या फिर बैंक। अब बताओ 5 लाख रुपए अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करोगे तो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आप नाला क्या करते हो, 5 लाख रुपए आप बैंक में इन्वेस्ट नहीं करते हो, आप बिजनेस में डालते हो। अब जैसे 5 लाख रुपए बिजनेस में डालते हो, आपके दिल में ख्याल आएगा, अरे मेरे पास दो ऑप्शन थे, बैंक या फिर बिजनेस का। अगर ये पैसा मैं बैंक में रखता था मुझे इंटरेस्ट मिल सकता था, बट मैंने चूज क्या बिजनेस का ऑप्शन। तो यहां पे बैंक का ऑप्शन छोड़ के बिजनेस का ऑप्शन लेने से आपका इनकम छूट गया। तो इनकम आपका छूट गया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ रहा है क्या? अब क्या होता है, जब आप बिजनेस करना शुरू करते हो, हर रोज आप सुबह से उठते हो और आपके दिल में ख्याल आता है, यार मैंने क्या किया, अगर मैं बैंक में पैसा रखता था तो मेरे को इंटरेस्ट मिलता था, ये बिजनेस करके मैंने गलती किया, मेरा बहुत नुकसान हो गया, मुझे बहुत खर्चा लग रहा है। ऐसे बोल के फ्रस्ट्रेट होते हो। आप हर रोज आते हो, सुबह से खुद को कोसते हो, यार क्या चल रहा है, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा इंटरेस्ट छूट रहा है, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। अब बताओ, ये जो आपका नुकसान हो रहा है, ये आपका एक्चुअल नुकसान है क्या? अब बताओ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका रियल कॉस्ट है, इमेजिनरी कॉस्ट है?
अरे आपने खाली बड़ी इमेजिन किया ना कि पैसा बैंक में रखते थे तो इंटरेस्ट मिलता था, बिजनेस करने से इंटरेस्ट छूट रहा है। अब बताओ एक्चुअल में क्या आपकी जेब से पैसा जा रहा है क्या? आपने खाली इमेजिन किया कि मैं बिजनेस करता, सॉरी मैं पैसा बैंक में रखता था, मुझे इनकम मिलता था, तो ये आपका इमेजिनरी इनकम को छूट रहा है। समझ आ रहा है बेटा जी आपको? जैसे मुझे तो अगर क्लास की बात करूंगा ना, आपने क्लास में बैठ के आप मुझे देखते हो खुन्नस आ रहा है आपको, राइट ना? आप बोलते सर ना यार आपके चक्कर में हमारा सैलरी का पैसा चला गया। बोलते बेटा टेंशन क्यों ले रहा है ना, कोई तेरे जेब से पैसे जा रहा है क्या? तो पैसा किसी को दे रहा है क्या? खाली तेरे इमेजिनेशन है तेरा। तो जॉब करता था तो सैलरी मिलता था, क्लास के चक्कर में सैलरी छूट गया, ये खाली आपका क्या है? इमेजिनेशन है। समझा क्या? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये रियल कॉस्ट नहीं है, ये आपके कौन है? इमेजिनेशन है। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? अब बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या आपको पैसा देना पड़ रहा है क्या? पैसा आ रहा है क्या? नहीं, पैसा आ रहा है क्या? जा रहा है क्या? ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, खाली इमेजिन किया है। अरे ऐसा होता था तो पैसा मिलता था, ऐसा किया तो पैसा आपका छूट रहा है, यह आपका खाली इमेजिनेशन है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, तो ये कैश एक्सपेंडिचर है या नॉन कैश है? नॉन कैश है। मतलब कौन है? एक्सप्लिसिट है, इंप्लिसिट है? इंप्लिसिट है। पक्का समझ में आ रहा है? पक्का 100%? अब इसी खंड में देखो आगे बताने जा रहा हूं। ऐसा बच्चों कहा जाता है कॉस्ट के दो टाइप होते हैं, वन इज कॉल्ड एज रियल कॉस्ट, वन इज कॉल्ड एज रियल कॉस्ट एंड अदर इज कॉल्ड एज नॉन रियल कॉस्ट। कॉस्ट के दो टाइप होते हैं, एक होता है रियल कॉस्ट और सेकंड होता है नॉन रियल या फिर इमेजिनरी कॉस्ट। जो खर्चे रियल में होते वी कॉल देम एज अ रियल कॉस्ट, और जिनको खाली हम इमेजिन करते हैं दे आर कॉल्ड एज नॉन रियल कॉस्ट। आप बताइए रेंट, सैलरी, मटेरियल ये क्या है? रियल या इमेजिनरी? रेंट रियल में होता है, लाइट बिल रियल में होता है, मटेरियल रियल में होता है, ये रियल कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? रियल या इमेजिनरी? पक्का? डेप्रीसिएशन क्या है? इमेजिनरी? बेटा ना मेरे पास ये मोबाइल फोन है, राइट ना? मेरे पास मोबाइल फोन है, राइट ना? मैं बोलता ना ये मोबाइल फोन मैंने लिया था, आई हैव टेकन फॉर 60,000 में लिया, 60,000 में लिया था। अब एक काम करो बेटा, आप इसको ना 65,000 में ले लो, लोगे? ये कम में लोगे मोबाइल फोन? कम में लो, क्यों लोगे? अरे अच्छा मोबाइल है, हाँ सेकेंड हैंड हो गया, सेकेंड से क्या फर्क पड़ा? मोबाइल चलता रहा है ना, चल रहा है मोबाइल, क्या दिक्कत है? यूज करने, यस सर बेटा, मतलब क्या होता है मोबाइल में यूज किया तो यूज करने से क्या होता है? वेयर एंड टियर होता है, यस और नो? तो वेयर एंड टियर में क्या डेप्रिसिएशन लग जाएगा बेटा। तो मोबाइल की कीमत कम क्यों होती है? बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। अब समझना, डेप्रिसिएशन के लिए पैसा जा नहीं रहा है ना पैसा आ रहा है, बट क्या एक्चुअल में इसका वेयर एंड टियर हो रहा है क्या? यस हो रहा है। मतलब भले डेप्रीसिएशन यहां पे उसके पैसा देना नहीं पड़ता है, बट ये रियल कॉस्ट है, डेप्रीसिएशन रियल में लगता है। आप कोई भी एसेट लो, भले बिल्डिंग लो, मशीन लो, भले उसके डेप्रीसिएशन के लिए पैसा देना नहीं पड़ता है, बट उसका यूसेज हो रहा है, उसका वेयर एंड टेयर हो रहा है, ये रियलिटी, वो हमारा क्या है? रियल कॉस्ट है। तो डेप्रीसिएशन इज अ रियल कॉस्ट, इट इज नॉट अ इमेजिनरी कॉस्ट। अब बता अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? रियल है इमेजिनरी? पक्का? तो वापस बता, ध्यान से समझना। कौन से दो टाइप नहीं बताया? कैश, नॉन कैश। पैसा देना पड़ेगा तो कैश, नहीं देना पड़ेगा तो? कैश कॉस्ट का नाम क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नॉन कैश का नाम क्या है? इंप्लिसिट। आप बताए रेंट, सैलरी क्या है? एक्सप्लिसिट है। पक्का? डेप्रिसिएशन क्या है? इंप्लिसिट, पैसा देना नहीं पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इंप्लिसिट, एक्सप्लिसिट? इंप्लिसिट। पक्का? श्योरली। अगर मैं यही कॉस्ट के पार्ट करूंगा रियल और नॉन रियल, रियल और नॉन रियल, नॉन रियल मतलब क्या होता है? इमेजिनरी। अब बताओ रेंट, सैलरी क्या है? रियल। फिर बताओ डेप्रिसिएशन क्या है? रियल। वो भले इंप्लिसिट है बट वो कौन है? रियल है। समझ में आ रहा है क्या? और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इमेजिनरी। वो कौन है? इंप्लिसिट भी और इमेजिनरी। समझ में आ रहा है क्या बेटा? पक्का? तो इंप्लिसिट के एग्जांपल दो कौन से थे? डेप्रिसिएशन और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट इमेजिनरी का एक एग्जांपल है, कौन है?
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ रहा है अपने को? पक्का 100%? कोई तकलीफ इसमें? पक्का। अब यार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर इमेजिनरी कॉस्ट। इस इमेजिनरी कॉस्ट के कुछ और भी नाम होते हैं। दिस इमेजिनरी कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉशनल कॉस्ट। क्या बोलते बेटा जी? नॉशनल कॉस्ट। और उसी का बेटा और एक नाम होता है इंप्यूटेड कॉस्ट। क्या बोलते बच्चा लोग? इंप्यूटेड कॉस्ट। तो इमेजिनरी कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉशनल कॉस्ट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंप्यूटेड कॉस्ट। तो जब भी कोई पूछेगा नॉशनल कॉस्ट क्या होता है, तो नॉशनल का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी। बेटा इंप्यूटेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी। याद रहेगा अपने को? पक्का। कल लिखना चलेगा, दिमाग में ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, पेन लाए, नोटबुक लाए, वेरी गुड। और कॉस्टिंग के लिए बेटा मोस्टली इतना छोटा बुक नहीं चलेगा रे। अभी ये ठीक है, अगली बार बड़ा बुक करने का नहीं, 200 पेज का बड़ा बड़ा से बुक करो, क्योंकि हम लोग कम से कम बेटा 200 पेज के ना 3 बुक भरने वाले, इतना से हम सॉल्व करने वाले। ये छोटा बुक का 10-12 बुक लग जाएंगे। चलो बेटा, तो आप चैप्टर का नाम लिखिए, इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग। इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग, उसमें फर्स्ट लिखिए कॉस्ट। बताओ डेफिनेशन, लिखो। कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर, कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर, कॉस्ट इज एन एक्सपेंडिचर incurred expenditure incurred to produce goods or to provide services. Expenditure incurred to produce goods or to provide services. Full stop. Cost has 3 parts. Cost has 3 parts. फर्स्ट लिखो एक्सपेंस, सेकंड लिखो एसेट और थर्ड लिखो लॉस। फर्स्ट लिखो एक्सपेंस, लिखो एक्सपेंस में लिखो एक्सपेंस इज दैट पार्ट ऑफ कॉस्ट expense is that part of cost which is incurred in, expense is that part of cost which is incurred in, which is incurred in current year, which is incurred in current year, and whose benefit will be received, and whose benefit will be received in the same year, whose benefit will be received in same year. Full stop. फिर नेक्स्ट लिखो बेटा जी एसेट, उसमें लिखो एसेट इज दैट पार्ट ऑफ कॉस्ट, asset is that part of cost which is incurred in current year, which is incurred in current year, and whose benefit will be received, and whose benefit will be received, whose benefit will be received for more than, whose benefit will be received for more than 1 year. Full stop. Next लिखो बेटा loss. Loss is that part of cost, loss is that part of cost, loss is that part of cost
which is incurred in current year, but whose benefit will not be received. फुल स्टॉप. नेक्स्ट लिखो बेटा, आगे एक लाइन छोड़ के लिखो, हेडिंग दो, फिर से अगेन कॉस्ट लिखो, फिर से लिखो कॉस्ट, उसमें लिखो कॉस्ट कैन बी कैश कॉस्ट और नॉन कैश कॉस्ट. कॉस्ट कैन बी कैश कॉस्ट और नॉन कैश कॉस्ट. Costs which require payment of cash. Costs which require payment of cash are called as explicit costs, or out of pocket costs, are called as explicit costs और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट. फुल स्टॉप. फिर लिखो कॉस्ट विच डू नॉट रिक्वायर पेमेंट ऑफ कैश. कॉस्ट विच डू नॉट रिक्वायर पेमेंट ऑफ कैश आर कॉल्ड एज implicit cost. फिर लिखो मटेरियल लेबर एक्सपेंस, मटेरियल लेबर सैलरी वेजेस are example of explicit costs. Whereas depreciation and opportunity costs are example of implicit cost. फिर लिखो एक लाइन छोड़ के कॉस्ट कैन बी रियल और इमेजिनरी. कॉस्ट कैन बी रियल और इमेजिनरी. कॉस्ट कैन बी रियल और इमेजिनरी. Opportunity costs are imaginary costs. Full stop. Imaginary costs are also called as notional costs or imputed costs. Notional costs or imputed costs. ओके, चलो अब सुनो, मुझे बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये इमेजिनरी में आता है या इमेजिनरी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी में आता है? पक्का? तो इमेजिनरी कॉस्ट एग्जांपल को ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट ना? याद रखना, नॉशनल और इंप्यूटेड ये अपॉर्चुनिटी अदर नाम नहीं, किसका नाम है? इमेजिनरी का. बोलो इमेजिनरी कॉस्ट का और एक नाम क्या है? इंप्यूटेड. और उसी का नाम क्या है? नॉशनल. पक्का? इमेजिनरी कॉस्ट और नॉशनल और इंप्यूटेड. और इन तीनों के एग्जांपल कौन है? समझ में आ रहा है बेटा? पक्का. अब एक सिंपल सवाल है आपसे,
मैं भी क्या बताया आपको, कॉस्ट कैन बी आइदर रियल और इमेज। अब समझना बेटा, पिछले हम 1 घंटे सिर्फ कॉस्ट शब्द ही पढ़ रहे हैं हम लोग, सिर्फ कॉस्ट, मतलब इतना डेफ में जा रहे हैं कॉस्ट के लिए। मुझे बताओ, अगर मान लीजिए आपने एक कंपनी का काम हाथ में लिया, कॉस्ट वैल्यूएशन का काम, वैल्यूएशन काम हाथ में लिया बेटा जी, राइट ना। हो बेटा सीए बनने के बाद में बेटा जी यू कैन ऑल्सो भी वैल्यूअर बन सकते हो बेटा जी, राइट ना। तो वैल्यूअर में क्या आता है, आपको वैल्यूएशन करना पड़ता है, राइट ना। इवन बेटा सीए फाइनल में आपका जो कॉस्टिंग सब्जेक्ट है बेटा जी, राइट ना, वहां पे आपको पूछे एक क्वेश्चन आएगा, एक 15 मिनट का सवाल आएगा, उससे बोलेंगे एक कस्टमर को खर्चा आपको दे देंगे और आपको बोलेंगे इस कस्टमर को कौन सा खर्चा चार्ज करना चाहिए, कौन सा चार्ज करना नहीं चाहिए, वो क्वेश्चन पूछेंगे बेटा जी आपको। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एज ए कॉस्टिंग स्टूडेंट, आप मुझे बताइए, मुझे कस्टमर के पास से कौन सा कॉस्ट वसूल करना चाहिए, रियल कॉस्ट या इमेजिनरी कॉस्ट या दोनों भी? विच कॉस्ट शुड बी रिकवर फ्रॉम कस्टमर, रियल कॉस्ट या दोनों? दोनों क्या जार लेने का, पैसा लेने का अपने से? चलो मुझे फीस देने की है, क्या लूं, रियल कॉस्ट लूं या इमेजिनरी? अब बोलो, तुम बोलो। रियल, इमेजिन नहीं चलेगा तो तुम कुछ भी खर्चे लगा दोगे सर, कैसा कैसा, तुम क्लास की 1 लाख फीस कर दोगे, चलेगा क्या? क्या लगा, बोलो, रियल इमेजिनरी? रियल पक्का? अब ध्यान सुनना, फोकस करो बेटा जी। अब मान लो आपका नाम क्या है? विनय, ओके। अब देखो बेटा क्या होता है, विनय क्या होता है कि विनय नंदुरबार से ना बेटा आप? हाँ। अब बेटा क्या होता है, विनय मेरे पास आता है, बोलता है सर मेरे को क्लास लगाने का है। बोला ठीक है बेटा। बोला सर कितनी क्लास की फीस होगी? बोलता देख बेटा, अपने क्लास की बेटा सिर्फ फीस है अपनी 10,000 क्लास की फीस है, ओके। बोला सर कैसे का 10,000 फीस आ गया सर? बोला बेटा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम लोग राइट ना, तुमको पढ़ाने के लिए ना मुझे सबसे पहले देने पड़ेंगे नोट्स। देता हूं, देखो सबसे पहले मुझे खर्चा आएगा नोट्स के लिए, मुझे खर्चा आएगा, मान लो नोट्स का मेरा प्रिंटिंग कॉस्ट है 2,000 रुपए, राइट। फिर बेटा गरीब लेबर को पैसे लगते है ना, अब मेरे को पैसा लगेगा बेटा ये 3,000 रुपए, ये मेरा लेबर कॉस्ट है। इस क्लासरूम का मान लीजिए रेंट कॉस्ट है 2,000 रुपए, और इस क्लासरूम का लाइट बिल है, लाइट बिल लेते हैं अपन लोग 2,000 रुपए लेते हैं, सब मिला के 9,000 कॉस्ट है, और मेरे को उसमें प्रॉफिट कमाने का 1,000 रुपए, तो कितना हो गया 10,000 आपकी क्लास की फीस होगी, राइट ना। मैंने विनय को बता दिया भाई देख 10,000 अपना फीस है, राइट ना। वो मान जाता है, वो क्लास ज्वाइन करता है। अब उसको क्लास बहुत अच्छा पसंद आता है, और विनय क्या होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटर पास होता है, होगा ना पक्का, गुड। फिर मैं गांव में जाता है एकदम बहुत शांत, एकदम शौक से जाता है, बोलता है यार अपन इंटर पास हो गए, अब सीए बनना, अब सीए बन गया अपन लोग, है कि नहीं। गाँव में जाता है तो गाँव में पूछे तूने कहाँ से क्लास किया था? दोस्तों बोले दोस्तों रास्ते पास मैंने क्लास किया था, वहां पे क्लास लगाने का, राइट ना। तो दोस्त बोले ठीक है। फिर आपके दोस्त बोलते कितना फीस सर ने लिया था? आप बोलते हो सर ने मेरे पास से 10,000 फीस हमारे पास से लिया था, तो तुम भी एक काम करो। फिर दोस्त बोले ठीक है काम कर, मैं भी सर को जाता हूं, सर को बोलता सर 10,000 रुपए फीस दे दो और मुझे क्लास पढ़ा दो। अब उस टाइम पे क्या होता है, विनय क्या उनको क्या बोलता है, देख भाई मैं तुझे एक राज की बात बोलता तेरे को। बोलते क्या राज की बात है? तो विनय बोलता देख भाई सर के पास जाएगा ना तू, सर को बोलेगा सर फीस 10,000 मत लेना, सर को बोलना 2,000 रुपए डिस्काउंट देने के बोलना, सर को बोलना हमारे पास से फीस देना 8,000 रुपए। तो क्यों भाई मुझे डिस्काउंट क्यों देंगे सर? ओके मुझे क्यों डिस्काउंट देंगे? वो बोलता देख भाई हमारे टाइम पे ना सर का प्रीमाइसेस रेंटेड था, सर को क्लासरूम के लिए 2,000 रुपए रेंट पे करना पड़ रहा था, तो सर का फीस हुआ था 10,000 फीस हुआ था। अब सर ने क्या हुआ, हमारी बैच होने के बाद में सर ने क्लासरूम खरीद लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं नालायक, ठीक है ना। हाँ ओके सर ने क्लासरूम खरीद लिया, ठीक है ना। अब सर को रेंट पे करना नहीं पड़ रहा है, अब सर को खर्चा नहीं आ रहा है, सर कॉस्टिंग की फैकल्टी है, खर्चा नहीं छोड़ रहा है, तो फीस क्यों लेंगे अपने पास से? सर को बोलेगा चुपचाप 2,000 रुपए डिस्काउंट देने का। ऐसे दोस्त को भड़का के भेजा, ऐसा नहीं करने का नालायक, ठीक है ना। अब देखो अब इसका दोस्त आता है मेरे पास, बोलता सर मेरे क्लास ज्वाइन करना है, बोलता बेटा अपना आज क्लास से आ जा तू बिंदास। सर फीस कितना लोगे? बोले देख भाई विनय से लिया था 10,000 रुपीज, वो भी मेरा बच्चा है, तू मेरा बच्चा है, तुझसे भी फीस लूंगा 10,000 रुपीज लूंगा, ज्यादा फीस नहीं लूंगा। बोलते सर बिल्कुल चीटिंग नहीं करने का सर, मुझे सब पता है। बोलते क्या पता है तेरे को? सर मेरे को सब पता है सर। अरे बोले क्या पता भाई, मैं टेंशन में आता हूं। ओके तो बोलता सब मेरे को पता है सर, आप बहुत चीटिंग कर रहे हो सर। तो क्या चीटिंग किया भाई, पढ़ा रहा हूं मैं। बोलता सर
ये क्लासरूम आपका खुद का सर क्लासरूम है, आपको रेंट पे करना नहीं पड़ रहा है सर, फिर भी सर हमारे पास है सर 2,000 रुपए ले रहे सर, कुछ तो शर्म करो सर, भगवान से डरो सर आप। ओके, ऐसा बोल के मैं सुनाता, मेरे को बोलता सर डिस्काउंट मांगता मतलब मांगता चाहिए मेरे को। चल रुक जा बेटा, पहले महंगाई बढ़ चुकी है, डिस्काउंट खाने पीने बंद हो जाएंगे मेरे, राइट ना। मतलब बेटा मुझे एक दिन का समय दे, मैं सोच के बताता तेरे को। अब क्या था, आपका दोस्त घर जाता है और नेक्स्ट डे मेरे पास आता है, बोला सर क्या सोचा बताओ सर, सर डिस्काउंट दे रहे सर, सच्ची बताओ सर। मतलब देख बेटा नहीं दूंगा डिस्काउंट। तो सर इतने कमीने क्यों है सर, आप इतने कमीने क्यों है, मतलब क्या बात कर रहे हैं, बोले सर डिस्काउंट क्यों नहीं दे रहे सर। अब क्या होता है, मैं कॉस्टिंग फैकल्टी हूँ, समझाना पड़ेगा, कुछ ना समझाना पड़ेगा। अब देखो मुझे क्या समझा रहा है बेटा जी, अब मुझे इसको डिस्काउंट देने का नहीं, राइट ना। अब मैं उसको क्या समझा रहा हूँ, मतलब देख बेटा मैं मानता हूँ पहले क्लासरूम रेंटेड था, पहले मुझे 2,000 रुपए का रेंट कॉस्ट मुझे पड़ रहा था, राइट ना। अब मुझे ये क्लासरूम मेरा खुद का हो चुका है, मैं मानता हूं अब रेंट मुझे पे करना नहीं पड़ रहा है। वो बोलता है सर वही तो बोल रहा हूं, सर आपको रेंट पे करना नहीं पड़ रहा, डिस्काउंट दो ना सर। बोलता रुक जाना रुक जाना रुक जाना, अब मुझे समझाना उसको। मैं उसको बोलता हूं देख भाई भले मुझे रेंट पे करना नहीं पड़ रहा है, अब समझना ये मेरा क्लासरूम हो चुका है। नाउ आई गॉट टू ऑप्शन। ऑप्शन 1, मैं चाहूंगा इस क्लास में आपकी बैच लेके मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहला ऑप्शन है आपकी बैच पढ़ाऊंगा। और सेकंड ऑप्शन क्या है, मैं चाहूंगा इस क्लासरूम को किसी और को रेंट पे दे सकता हूं, ऐसा नो। मेरे दूसरा ऑप्शन, दो ऑप्शन क्या है, मैं खुद पढ़ाऊंगा या किसी और को रेंट पे दूंगा। और किसी और को रेंट पे दूंगा ना तो मुझे 1 लाख का रेंट तो मिल जाएगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, रेंट पे दे रहा हूं या आपके दोस्त को पढ़ा रहा हूं, दोस्त को पढ़ा रहा हूं, ऐसा ना बेटा जी। अब मैं उसको दोस्त को बोलता देख भाई तेरे चक्कर में, तुझे पढ़ाने के चक्कर में मैं रेंट छोड़ रहा हूं, वो रेंट छोड़ के मैं तुझे पढ़ा रहा हूं, ये मेरा कौन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऐसा नो। एक ऑप्शन छोड़ के दूसरा ऑप्शन लेने से जो इनकम का छूट गया वो कौन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लो भाई तेरे चक्कर में 1 लाख का रेंट मेरा छूट रहा है, जैसे मैं उसको बोलता हूं तुझे पढ़ाने के चक्कर में मेरा 1 लाख का रेंट छूट रहा है, उससे एहसास हुआ था। बोला सर आप तो देव मानुस है सर, तो बहुत ही भले आदमी हो सर, आपने हमारे लिए आपका 1 लाख का रेंट छोड़ा, इतना नुकसान कैसे आप खुद का। बोलता हाँ बेटा क्या करो, अभी तेरे लिए करना पड़ता है, ठीक है ना। बोला सर ठीक है सर, सर एक काम करो मैं आपसे डिस्काउंट नहीं मांगूंगा सर, ये 2,000 रुपए रेंट के आप ले लो। आपके दोस्त ने मुझे चुपचाप पैसे ला के दिए। अब बताओ ये 2,000 रुपए मैं दोस्त से लिए, मैंने एज अ क्या लिया, रियल कॉस्ट लिया या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पक्का इसका मतलब आपके दोस्त के पास से मैं नोट्स का पैसा ले सकता हूं क्या, यस। क्या लेबर कॉस्ट ले सकता हूं क्या, हाँ। मतलब मैं कस्टमर के पास से रियल कॉस्ट ले सकता हूं और आपके दोस्त के पास से क्या रेंट कॉस्ट ले सकता हूं क्या। भले रेंट में पे करता हूंगा या फिर नहीं भी, बट रियल हो या फिर इमेजिनरी, बट मैं वसूल कर सकता हूं। समझ में आ रहा है क्या, पक्का लॉजिकली। सिर्फ सर बोले से बिलीव नहीं करने का, मैंने बता दिया बच्चों हम कॉस्टिंग में इमेजिनरी कॉस्ट लेते, बट क्यों भाई, लॉजिक मांगता है, समझा क्या, ऐसे लॉजिकली पढ़ने का, समझा बेटा, तो मजा आएगा बेटा जी अपने को। तो समझना बेटा, हम कस्टमर के पास से रियल कॉस्ट और इमेजिनरी हम दोनों वसूल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या, पक्का 100% श्योरली। आप कुछ ना बोले सर, सर इमेजिन मतलब क्या था, कुछ भी, अरे ऐसे कुछ भी नहीं होता भाई साहब, कुछ जस्टिफाइड होता ना। मान लो एक छोटा बड़ा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपके पास ना आपके पास एक सब कार है बेटा, कार है आपके पास, राइट ना। आपकी कार खराब हो जाती है, कार खराब हो जाती है और कार लेके आप जाते हो मैकेनिक पर जाते हो, मैकेनिक पर जाते हो। मैकेनिक बोलते मैकेनिक भैया इस कार का मुझे रिपेयर करने का है, कितना खर्चा आएगा। आपको दिल से पता होता है अभी जो कार का प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व करने के लिए 1,000 रुपए काफी खर्चा आएगा। मैकेनिक बोलता साहब मैं आपके पास से 2,000 रुपए लूंगा। बोलते क्या बात हुई यार, ये तो 1,000 में काम होता है, 2,000 रुपए क्यों ले रहा है। बोला सर देखो अगर आपको कार अभी के भी रिपेयर करनी चाहिए, मेरे पास 3 काम और पड़े, वो 3 काम छोड़ के अगर मैं आपका काम करूंगा वो 3 काम का पैसा मेरा छूट जाएगा। तो वो जो पैसा मेरा छूट जाए वो मेरा कौन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो मैं आपके पास से लूंगा। तो मैं आपके पास से आपके काम का कॉस्ट तो लूंगा और जो इनकम मेरा छूट रहा है उसका पैसा भी लूंगा। तो रियल लाइफ में बेटा समझना बेटा जी, रियल लाइफ में क्या आता है, हम कस्टमर के पास से रियल कॉस्ट भी लेते हैं और इमेजिनरी कॉस्ट भी लेते हैं। समझा क्या, यस और नो।
तो आगे जब हम कॉस्ट शीट पढ़ेंगे तो कॉस्ट शीट में कभी भी अगर शब्द आता है नॉशनल रेंट या नॉशनल कॉस्ट, तो हम कॉस्ट शीट में नॉशनल रेंट भी लेंगे, भले वो नॉशनल है भले इमेजिनरी, पर कॉस्टिंग में इमेजिनरी कॉस्ट आता है। सबको समझ में आ रहा है क्या? पक्का? श्योरली। तो लिख लो बेटा जी, लिख लो, आप लिखे इन कॉस्टिंग, उसी के नीचे लिखिए इन कॉस्टिंग वी कंसीडर, in costing we consider both real cost and imaginary cost. In costing we consider both real cost and imaginary cost. In costing we consider both real cost and imaginary cost. सबको जी पर नालायक? पक्का? सबको समझा? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अब तक बेटा हमने सिर्फ क्या डिस्कशन किया? कॉस्ट क्या, समझा? कितना डेफ में पड़ा कॉस्ट के बारे में, पूरा रियल कॉस्ट क्या आता है, इमेजिनरी कॉस्ट क्या है, तो पूरा समझ में आ रहा है? यस। अब हम नेक्स्ट बेटा मुद्दे पे आते, कॉस्टिंग के ऊपर आते हैं। व्हाट इज कॉस्टिंग? वो सिंपल, किसी भी चीज का कॉस्ट निकालना, कितना कॉस्ट आएगा वो निकालना कॉस्टिंग होता है। तो कॉस्टिंग इज नथिंग बट द असर्टमेंट और कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। किसी भी चीज को बनाने के लिए या कोई भी सर्विस देने के लिए कितना कॉस्ट आएगा, उस कॉस्ट को कैलकुलेशन करना, मतलब क्या होता है? कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट। समझ में आ रहा है बेटा जी? यस। बस कॉस्ट कैसे निकाला? मान लो मैंने बोला इस पेन का कॉस्ट 1 लाख रुपए, कैसे निकाला? मटेरियल 70,000 रुपए का, लेबर 20,000। ये कॉस्ट कैसे निकालना चाहिए ये कौन बताएगा आपको? कॉस्टिंग बताएगा। हम आगे उसमें और डेप्थ में पढ़ेंगे। अब देखो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा ना कॉस्ट शब्द में और डेप्थ में जाऊंगा। देखो यार, अपना जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट, इसमें हमें कॉस्ट के बहुत सारे टाइप पढ़ने, आप जो देख सकते हो हमें कॉस्ट के इतने सारे टाइप पढ़ने। एक बार देख लीजिए, दिख रहा है क्या आपको? एज पर एलिमेंट, एज पर फंक्शन, एज पर नेचर, एज पर टाइम, एज पर रिलेवेंस, एज पर नॉर्मेलिटी, एज पर कंट्रोलेबिलिटी, एज पर ट्रेसेबिलिटी, एज पर एसोसिएशन, एज पर पेमेंट। बस इतने टाइप पढ़ने आपने। ओके, करने का नहीं टेंशन, मतलब मैं बताऊंगा अच्छे से, ठीक है ना? अब देखो, अब इसमें से काम करते हैं। हम सबसे पहले शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट। बहुत चिल्लर है, ऐसा कहा जाता है एज पर एलिमेंट। एज पर एलिमेंट कॉस्ट के 3 टाइप होता है। एक होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर, और तीसरा होता है एक्सपेंस। दोबारा बताओ, एज पर एलिमेंट कॉस्ट के टाइप कितने होते हैं? कौन से होते हैं? मटेरियल, लेबर और, अब बताओ व्हाट इज मटेरियल? मैन्युफैक्चरिंग जो काम में आता है। अरे मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेबर काम में आता है, लेबर मटेरियल है क्या? व्हाट इज मटेरियल? थिंग। व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल रॉ मटेरियल होता है, इसे हम लिखे ना, रॉ मटेरियल इज कॉल्ड एज मटेरियल। व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल कहां पे काम में आता है? मैन्युफैक्चरिंग में काम में आता है, पक्का? पता मुझे बताओ, मैन्युफैक्चरिंग काम में आता है, मुझे बताओ मटेरियल टेंजिबल है इनटेंजिबल है? छू सकते हैं क्या? इस बॉटल को छू सकते हैं? ये मटेरियल बेटा जी। क्या मैं पेन को छू सकता हूं? यस, ये बेटा टेंजिबल है बेटा, समझा क्या? तो मटेरियल क्या होता है? टेंजिबल। अभी समझना अच्छे से, एनी टेंजिबल थिंग विच इज कंज्यूम इन द प्रोडक्शन। क्या होता है? कंज्यूम। नेवर यूज द वर्ड यूज। दे बेटा, यूज और कंज्यूम में फर्क क्या होता है? लेबर यूज होता है, मटेरियल क्या होता है? कंज्यूम होता है। मटेरियल को लिया मशीन में डाला, चलेगा? ऐसा होता है क्या? लेबर को उठाया डाल दिया मशीन में, होता है क्या बेटा? नहीं। तो लेबर बेटा क्या होता है? यूज होता है, और मटेरियल क्या होता है? कंज्यूम होता है। ऐसी कोई भी टेंजिबल चीज जो प्रोडक्शन में क्या होते? कंज्यूम होते, दैट इज कॉल्ड एज मटेरियल। प्लास्टिक, रबर, ये सारे हमारे कौन है? मटेरियल। लेबर, ह्यूमन एनर्जी बोलो या मशीन, ये सारे कौन है? हमारे लेबर है। और जो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, वो सारे कौन है? एक्सपेंस है। फिर से बताओ, एज पर एलिमेंट 3 टाइप कौन से होते हैं?
मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, पक्का। ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर क्या है? एलिमेंट, पक्का। अब एक काम करूंगा, मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, आप बताएंगे इज इट मटेरियल और लेबर और एक्सपेंस। ठीक है, एकदम जोश में। प्लास्टिक क्या है? वुड क्या है? रबर, रासर। आप बोलना बिंदास, लेबर है। लेबर तो लेबर है, ठीक है ना? ओके। अभी जो मोहसिन आया था, मोहसिन कौन है? लेबर, पक्का। फिर बताओ, रेंट, रेंट पक्का। इज ए मटेरियल? लेबर तो कौन है? एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन, लाइट बिल। तो कंफ्यूज करूं? चलेगा? अब फिर मुझे बता, रबर क्या है? क्लोथ्स, मटेरियल, मटेरियल ना क्लोथ। मैनेजर, सेल्समैन, सैलरी पेड टू सेल्समैन, एक्सपेंस। सेल्समैन क्या है? सैलरी पेड टू एक्सपेंस, लेबर, सॉरी सैलरी पेड टू सेल्समैन, एक्सपेंस। रासर, सैलरी पेड टू रासर। नालायक ऐसे नहीं होते, अब सुनो नालायक। हम पढ़ के आ रहे, टाइप्स ऑफ क्या पढ़ रहे? कॉस्ट। कॉस्टिंग में रासर कॉस्ट है, ये सैलरी पेड टू रासर कॉस्ट है। सैलरी पेड टू रासर कॉस्ट है। कॉस्टिंग में सेल्समैन कॉस्ट नहीं, सैलरी पेड टू सेल्समैन कॉस्ट। समझ आ रहा है बेटा जी? तो याद रखना, रासर लेबर कॉस्ट नहीं, सैलरी पेड टू रासर, ये लेबर कॉस्ट है। सेल्समैन लेबर कॉस्ट नहीं, सैलरी पेड टू सेल्समैन, ये लेबर कॉस्ट है। कॉस्टिंग में मैनेजर लेबर नहीं है, सैलरी पेड टू मैनेजर, ये लेबर है। समझ में आ रहा है क्या? पक्का। तो जो भी पैसा आप ह्यूमन को दोगे वो क्या आता है? लेबर होता है। अभी दोबारा मुझे बताओ, रबर क्या है? मटेरियल, पक्का। ऑयल, मटेरियल, पक्का। मार्केटिंग कॉस्ट, एक्सपेंस, पक्का। एडवर्टाइजमेंट, पक्का। टेलीफोन एक्सपेंस, एक्सपेंस। कमीशन टू सेल्समैन, लेबर, पक्का। सैलरी ऑफ वॉचमैन, सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर, पक्का। कॉन्फिडेंस है, शोले। ये हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट, पक्का। हेडिंग याद रखने का है, समझा क्या बेटा? बोलो, एज पर एलिमेंट। तीन टाइप कौन से होते हैं? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। समझा एकदम आराम से, चिल मार के? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट में बताऊंगा टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर ट्रेसेबिलिटी। ऐसा कहा जाता है, एज पर ट्रेसेबिलिटी। एज पर ट्रेसेबिलिटी कॉस्ट के दो टाइप होते हैं। एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और सेकंड होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, चलो बेटा मुझे बताओ, एज पर ट्रेसेबिलिटी टाइप कितने होते हैं? कौन से होते हैं? डायरेक्ट। चलो ट्राई करो, मुझे बताओ क्या लगता है आपको, व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट? क्या लगता है आपको क्या होता है? एक ही जन बताओ। हाँ आप बोलिए। हाँ, कॉस्ट विच इज ट्रेसेबल द प्रोडक्ट, मतलब क्या होता है बेटा? एग्जांपल दे सकते हो? चलो मुझे बताओ, इस पेन के लिए डायरेक्ट कॉस्ट कौन सा लग रहा है आपको? पेन के लिए क्या लग रहा है? इस पेन के लिए प्लास्टिक क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट? ट्रेस हो रहा है, दिख रहा है, डायरेक्ट कॉस्ट है। मान लो इस पेन का जो इंक है, इंक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? इंक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट क्यों? कभी निकाल देख सकते हैं ना, हाथ से निकाल के खोलने का, ठीक है ना? हाँ, फिर मुझे आता, अभी जो क्लासरूम है ना, इसका जो पेंट है, पेंट क्या है? पेंट क्या है इसका? डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है? दिख, हाँ पेंट, पेंट ये जो व्हाइट पेंट किया ना, डायरेक्ट दिख रहा है अपने को। उसके पेंट के पीछे ब्रिक से, पता ना, ब्रिक से, वो क्या है? डायरेक्ट। क्यों? ऐसे पेंट से निकाल देने का ब्रिक दिखता है उसके बाद ना। अब सुनो, ये समझना बेटा जी, कॉस्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो कैटर नहीं। समझना बेटा, बस अच्छे सुनना जो बताना चाह रहा हूं। व्हाट इज डायरेक्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, समझना अच्छे से। कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड, कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट।
and the cost which cannot be identified for a particular product is called as indirect cost. कुछ समझा? मुझे नहीं समझा, तुमको समझेगा? और सुन अच्छे से, एक एग्जांपल लेते हैं. मैं अगर आपकी बात करूं, सुनो बेटा, मैं काम करता हूं आपके लिए 2 कॉस्ट लेता हूं. एक लेता हूं मैं नोट्स, सेकंड रेंट ऑफ क्लासरूम. मुझे बताओ नोट्स कॉस्ट. आप बताइए एक बच्चे के लिए, मुझे बताओ बेटा आपके लिए नोट्स का कितना खर्चा आएगा, मुझे पता है क्या? हाँ, मतलब एक स्टूडेंट्स के लिए नोट्स के लिए कितना खर्चा आएगा, मुझे पता है क्या? जो भी 100 रुपए 200 रुपए, राइट ना. मुझे बताओ फिर आपके लिए मुझे नोट्स का कितना खर्चा आएगा, मुझे पता है क्या? यस, पता है. मतलब हर बच्चे के लिए नोट्स का कितना खर्चा आएगा मुझे पता है. तो जो कॉस्ट एक प्रोडक्ट के लिए या एक स्टूडेंट के लिए हम बता सकते, द कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड फॉर वन स्टूडेंट और वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट. जो एक एक के लिए बता पाएंगे वो क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट है. मान लीजिए इस बॉटल में जो बात करूं बच्चों, इस बॉटल के लिए, इस एक बॉटल के लिए कितना प्लास्टिक लगा बता पाऊंगा? यस, बता सकते हैं. 100 ग्राम, 200 ग्राम, 5 रुपए बता सकते हैं बेटा जी. तो जो कॉस्ट हम लोग एक एक प्रोडक्ट के लिए बता पाएंगे वो क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट. अब वही मुझे बताओ, इस क्लासरूम का जो लाइट बिल है या क्लासरूम जो रेंट है, रेंट या लाइट बिल एक बच्चे के लिए होगा या सबके लिए मिला के? यस. तो जो कॉस्ट सबके लिए मिला के होता है, जो हम एक एक के लिए बता नहीं सकते, वो कौन है? इनडायरेक्ट कॉस्ट. अरे समझ में आ रहा है क्या? तो जो हम एक के लिए बता पाएंगे वो क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट. और सबके लिए मिला के पक्का. द कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड फॉर वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट. और जो कॉस्ट एक के लिए आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, जो सबके लिए मिला के, वो क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट. समझ में आ रहा है? पक्का, श्योरली. थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? अब एक काम करते हैं, अब इस पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से और अच्छे से बड़ा समझेगा आपको, राइट ना. और बेटा वन मोर थिंग, ये जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है बेटा जी, डायरेक्ट कॉस्ट के अगेन 3 टाइप होते हैं. वन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मटेरियल, सेकंड इज डायरेक्ट लेबर एंड थर्ड इज डायरेक्ट एक्सपेंस. और इनडायरेक्ट के भी 2 टाइप, सॉरी 3 टाइप. कौन से? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस. समराइज करते हैं. टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर ट्रेसेबिलिटी. एज पर ट्रेसेबिलिटी टाइप कितने होते हैं? कौन से? एक के लिए बता पाएंगे तो डायरेक्ट, सबके लिए मिला के पक्का शोले. डायरेक्ट कॉस्ट के 3 टाइप कौन से होते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट. इनडायरेक्ट में टाइप कितने होते हैं? कौन से? पक्का शोले. अब देखना, अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आराम से सोच के बताएंगे. सबसे पहले बताएंगे आप इज इट मटेरियल और लेबर और एक्सपेंस. फिर आप बताएंगे ये डायरेक्ट है फिर इनडायरेक्ट है. आराम सोचना, घई नहीं करने का. सबसे पहले एग्जाम्पल है नोट्स. वो नोट्स क्या है? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस क्या है? नोट्स मटेरियल. यस ना. कैसा है? डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? वाई डायरेक्ट? यस. एक बच्चे के लिए हम नोट्स बता सकते हैं बेटा जी. तो नोट्स कॉस्ट कौन है? डायरेक्ट मटेरियल. चिल्लर था. राज सर क्या है? अरे मैं सैलरी टू राज सर. राज सर क्या है? लेबर है. पक्का. कैसा है? इनडायरेक्ट या डायरेक्ट? डायरेक्ट इनडायरेक्ट. कितने बोलते हैं राज सर डायरेक्ट लेबर है? कितने राज सर इनडायरेक्ट लेबर है? इनडायरेक्ट. क्यों? सबके लिए पढ़ा रहा हूं मैं इसके लिए. अब समझना बेटा, बात मैं सबको पढ़ा रहा हूं, ये एक को पढ़ा रहा, बात नहीं चल रही है. समझना. देखो मान लीजिए अगर आप सब लोग ऐसे करते हो, सब लोग ऐसे डिसाइड करते हो, अभी काम करते हैं सब लोग मिला के सर हम 20,000 रुपए कॉन्ट्री करते हैं. आप सब लोग क्या कहते हो? 20,000 कॉन्ट्री बोलते हो, मुझे 20,000 लगा बोलते हो सर ये 20,000 रुपए ले लो और सबको पढ़ाओ सर हमको. अगर आप सबने मिला के मुझे पेमेंट दिया तो मैं कौन हूं? इनडायरेक्ट लेबर हूं. बात क्या चली बता, क्या टाइप्स ऑफ कॉस्ट. मुझे पैसा कैसे मिल रहा है? क्या मुझे सबसे ले मिला के पैसा मिलेगा तो मैं कौन हूं? इनडायरेक्ट लेबर हूं. और वही अगर मुझे आपसे भी फीस मिलेगी, आपसे भी फीस मिलेगी और आपसे भी, अगर मुझे हर एक से पैसा मिलेगा तो मैं कौन हूं? डायरेक्ट लेबर हूं. अब बताओ आप सबने मिला के मुझे कॉमनली फीस दिए या हर एक ने दिए? पक्का श्योरली. तो अगर मुझे हर एक से पैसा मिल रहा है तो मैं कौन हूं? समझ आ रहा है बेटा? तो मैं कॉमनली पढ़ा रहा हूं, एक एक वो मैटर नहीं करेगा. पेमेंट कैसे मिलेगा? समझ में आ रहा है? वही दूसरा एग्जाम्पल दूंगा बेटा जी.
सैलरी ऑफ वॉचमैन, वॉचमैन की सैलरी वो क्या है? अब बताओ, वॉचमैन को सैलरी एक एक बच्चे के मिलेगी या सबके लिए मिला के? अब देखो, मान लो बेटा कल क्लास में 2 बच्चे और बढ़ जाते हैं, क्या मेरा पैसा बढ़ेगा? पक्का, कि मुझे हर एक से पैसा मिलेगा? तू मैं कौन हूं? डायरेक्ट लेबर हूं। क्लास में 2 बच्चे बढ़ जाएंगे, क्या वॉचमैन की सैलरी बढ़ेगी? नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, समझा क्या? उस सैलरी का सबके लिए मिला के। अभी समझ में आ रहा है क्या? पक्का। तो राज सर को ने, बहुत बढ़िया। फिर बताओ, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस कैसा है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? लाइट बिल सबके लिए मिला के होता है, तो करें इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बहुत शानदार। ऑयल, मटेरियल कैसा? क्या क्या? इनडायरेक्ट? क्यों बेटा इनडायरेक्ट क्यों? एकदम सही बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं। देखो मुझे बताओ, आपको पता मैंने ऑयल का और एक नाम लिखा है, क्या लिखा है मैंने? लुब्रिकेंट लिखा है। लुब्रिकेंट पता है क्या होता है? हाँ, स्पेयर पार्ट में यूज होता है बेटा जी। जैसे मुझे होता है, आपके पास गाड़ी बेटा रहेगी, राइट ना? मान लो अगर गाड़ी का ब्रेक जाम हो जाता है, हम क्या करते हैं? ऑयल डालते हैं उसके ऊपर, हाँ कि नहीं? मान लीजिए बता क्या गाड़ी का अगर बता क्या, सपोज देखो गाड़ी का अपना ब्रेक जाम हो गया या फिर बाकी गाड़ी कुछ पार्ट्स में लूज हो जाता है, हम उसको ऑयल डालते हैं। जैसे अपना गला सूख जाता है, हम गले में क्या करते हैं? पानी डालते बेटा जी, है कि नहीं? तो पानी से अपना गला क्या आता है? स्मूथ होता है। तो लुब्रिकेंट का मतलब क्या है? ऐसी चीज जिससे काम क्या आता है? स्मूथ चलता है। तो ऑयल एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। बेटा ऑयल से क्या होता है? मशीन का काम स्मूथली चलता है, वो तो ऑयल एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। मान लो एक मशीन में मैंने 2 ड्रॉप ऑयल डाल दिया, 2 ड्रॉप मैंने ऑयल डाल दिया, और 2 ड्रॉप ऑयल डालने के बाद में मैंने मशीन पे 500 प्रोडक्ट बनाया। अब बताओ, वो जो 2 ड्रॉप ऑयल कॉस्ट था, वो एक प्रोडक्ट के लिए था, ये सभी 500 के लिए मिला के? तो जो सबके लिए मिला के वो कौन है? इनडायरेक्ट कॉस्ट है। समझ में आ रहा है? पक्का। तो ऑयल कौन है हमारा? इनडायरेक्ट मटेरियल। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन बिंदास पूछो, पक्का मैं बोल रहा हूं, इसके बिलीव मत करना, आपको समझ, आपको फील होना चाहिए, अरे ये ऐसे कॉस्ट करके सबको झेप रहा है। यस। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ वॉचमैन, अभी मैंने बोला क्या होगा? इनडायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ मैनेजर, पहले तो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस क्या है? लेबर कैसा? इनडायरेक्ट। वाई इनडायरेक्ट? एकदम सही बेटा जी। बेटा मुझे बताओ, जैसे मानता हूं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में प्रोडक्शन बढ़े या फिर कम हो, सैलरी सेम रहेगी? उसको सैलरी एक एक प्रोडक्ट के लिए मिल रही है या सबके लिए मिला के? सबके लिए मिला के। यार ये सुनो बेटा, जो सबके लिए मिला के मिलेगा वो हमारा हमारा इनडायरेक्ट लेबर है। समझ में आ रहा है अपने को? पक्का। फिर बताओ, डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन क्या है? डेप्रीसिएशन क्या है? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। एक्सपेंस है कैसा? आराम से, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। वाई डायरेक्ट बेटा? ओके ओके, तो आपका पॉइंट है सर एक मशीन के लिए कितना बढ़ा सकते हैं? अभी समझना बेटा, डेप्रीसिएशन इफ यू थिंक फ्रॉम मशीन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप बोलते हैं सर एक मशीन के लिए 1 लाख डिप्रेशन है, वो 1 लाख डिप्रेशन उसी मशीन के लिए, तो मशीन का एंगल से वो डायरेक्ट है। बट डोंट थिंक फ्रॉम मशीन एंगल, थिंक फ्रॉम प्रोडक्शन एंगल। मान लो मशीन पे इस साल डिप्रेशन लग गया 1 लाख रुपए का, उस 1 लाख के डिप्रेशन लगने के बाद में उस मशीन से क्या हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा या बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे? तो मशीन का डिप्रेशन एक प्रोडक्ट के लिए या सबके लिए मिला के? वी ऑलवेज थिंक फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू और प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर डिप्रेशन सभी प्रोडक्ट के लिए मिला के, तो वो कौन है हमारा? इनडायरेक्ट है। समझ में आ रहा है क्या? पक्का। टेलीफोन एक्सपेंस, एक्सपेंस कैसा? टेलीफोन खर्चा एक प्रोडक्ट के लिए सबके लिए मिला के, हर एक प्रोडक्ट के लिए फोन करेंगे, क्या प्रोडक्शन हो गया? मैनेजमेंट ऐसा होता है कि वर्कर एक काम हो गया सर, एक काम हो गया, सेकंड काम हो गया सर, एक 2 काम हो गया, बोलेंगे उसे, बोले अबे फोन रख साइड में, राइट ना? उसे बोले तू पहले पूरा काम कर ले, जब 1000-2000 पीस बन जाएगी ना तब मुझे कॉल करना, बोलेंगे ना उसको। तो उसका टेलीफोन कॉस्ट क्या आता है? एक के लिए सबके लिए मिला के, सबके लिए मिला के। तो ये हमारा कौन है बच्चा लोग? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है।
ओके, अब नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल है अपना है नट्स एंड बोल्ट मटेरियल। कैसा? चलिए काम पर एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पीछे दरवाजा है, उससे अंदर आया था ना, तो पीछे मुड़ के दिख रहा है। अब मुझे आता वो दरवाजे के ना जो वुड यूज करते हैं, वुड क्या है? मेटल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है? एक दरवाजे के लिए, अभी दरवाजे के बारे में बताओ, एक दरवाजे के लिए वो प्रोडक्ट है बेटा, दरवाजा बेटा, एक दरवाजे के लिए कितना वुड यूज किया बता सकते हैं? बोल हाँ या ना? तो वुड क्या है? डायरेक्ट मेटल, पक्का? अब मान लो उस दरवाजे में 4 नेल, नेल पता है बेटा आपको? नेल, ओके, नेल बेटा बिठा है मेरे दरवाजे में, 4 नेल बिठा है, या नट बोल्ट जो बोलो, मैंने 4 नेल बिठा है। तो एक दरवाजे के लिए कितने नेल बिठा है बता सकते हैं क्या? पक्का? तो नेल मेरा कौन है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉज है? डायरेक्ट है, पक्का? फिर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ध्यान सुनना भी। देखो बेटा अभी क्या होता है, मैं दिन भर बेटा मैं सुबह क्लास में पढ़ाता हूँ और शाम के टाइम मेरा पार्ट टाइम बेटा काम है दरवाजा बनाने का, बेचना मेरा काम है, सच्ची में से काम करता हूँ, ठीक है ना, वो भी करना पड़ता है पेड़ के लिए, ठीक है ना। हाँ, अब शाम में दरवाजा बना के बेचता हूँ, राइट ना। अब क्या था, आपका नाम क्या बेटा? केशव। अब क्या होता है, अब केशव को पता चलता है और केशव को आके बोलता है कि रात से बहुत अच्छे दरवाजे बनाते हैं, राइट ना। तो केशव आके बोलता है सर मुझे दरवाजा बना के चाहिए घर के लिए, राइट ना। बोला ठीक है बेटा, तो ऐसे कितने रुपए लोगे दरवाजे के लिए? मतलब 2 मिनट रुक जा बेटा, मैं दरवाजे का कॉस्ट बनाता हूँ और जितना भी खर्चा आएगा उसे प्रॉफिट ऐड करके जो प्राइस बताता हूँ। बोलता ठीक है सर, रुकता हूँ। मैं केशव को बोलता है केशव दरवाजे बनाने के लिए मुझे वुड लगेगा 500 का। बोलता सर ऐश करो, ले लो 500 रुपए। मिलता है केशव दरवाजे बनाने के लिए लेबर को लगता है 200 रुपए। बोलता सर ऐश करो, 200 रुपए ले लो। फिर उसको बोलता केशव दरवाजे बनाने के लिए मुझे 4 नट मुझे लगेंगे, 4 मुझे नेल्स लगेंगे और उस नेल के लिए खर्चा आएगा 1 रुपए। जैसे मैं बोलता दरवाजे के लिए 4 नेल लगेंगे और खर्चा आएगा 1 रुपए, केशव सर क्या चल रहा है सर, क्या चिंदीर करे सर आप, सब 1-1 रुपए से कोई मांगता है क्या सर? अगर आप बोलोगे सर मैं आपको पूरा का पूरा सर नट और बोल्ट का बॉक्स सर फ्री में दूंगा सर, फ्री में दूंगा सर, इसे 1-1 2-2 रुपए मत मांगना सर। तो बात समझना मुझे क्या बता रहा है सर, वुड मेजर कॉस्ट है, आप मुझसे लो चलेगा सर, लेबर मेजर कॉस्ट है मुझसे लो चलेगा, पर सर नट्स एंड बोल्ट इतनी नेग्लिजिबल कॉस्ट है, इतनी मामूली कॉस्ट है सर, आप क्यों बता रहे हो? तो नट्स एंड बोल्ट इतनी मामूली कॉस्ट है, अगर एक एक प्रोडक्ट के लिए बताओगे अच्छा नहीं लगता है, वो हम किसके लिए बताएंगे? एक के लिए बताएंगे या सबके लिए मिला के? बात समझ में आ रहा है क्या आपको? पक्का? तो इट इज वेरी नेग्लिजिबल कॉस्ट है। तो कहने का मतलब क्या है, जो कॉस्ट आप एक प्रोडक्ट के लिए बताएंगे वो डायरेक्ट कॉस्ट है, जो कॉस्ट सबके लिए मिला के इनडायरेक्ट कॉस्ट है, और जो कॉस्ट आप एक के लिए बता सकते हो पर जो बहुत ही नेग्लिजिबल है वो कौन है? हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो नट्स एंड बोल्ट हम एक दरवाजे के लिए बता सकते हैं बट बहुत ही क्या है? नेग्लिजिबल है, इसके लिए वो कौन है? हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट है। बात समझा क्या? ऑयल भी कौन था? नेग्लिजिबल कॉस्ट है, तो ऑयल भी कौन है? इनडायरेक्ट है। नेल्स नट्स एंड बोल्ट भी कौन है? नेग्लिजिबल है, तो वो कौन है बेटा? इनडायरेक्ट है। सबको झेप रहा है क्या? पक्का 100%। तो बता मुझे नट्स एंड बोल्ट क्या है, मटेरियल या लेबर? कैसा? इनडायरेक्ट, बिकॉज इट इज वेरी नेग्लिजिबल। पक्का समझा ना? 100%। अब लास्ट एग्जांपल है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी सुना है कभी? कभी नहीं सुना रॉयल्टी? कभी नहीं सुना क्या? रॉयल्टी क्या होता है बेटा? अबे ट्रेन में रॉयल्टी क्या होता है? नहीं आप बताइए केशव। हाँ पेटेंट टाइप में होता है, सही, एकदम सही बेटा जी। देखो देखो रॉयल्टी मतलब क्या होता है, मान लो देखो 2 शब्द बेटा आपने सुने होंगे, पेटेंट एंड कॉपीराइट। पता है क्या आपको? यार अभी मुझे आता, अभी अपने सीरम इंस्टीट्यूट ये कोरोना का चला रहा है ना, मुझे आता कोरोना का जो दवाई है सीरम ने, आप मुझे बताओ आपने कोई सोचा क्या? लोग हमेशा बोलते हैं यार सीरम ने दवाई बनाई, सीरम दवाई बनाई। मुझे ना चलो मान लो सीरम इंस्टीट्यूट ने दवाई बनाई, राइट ना। अब क्या आता, मान लो आपका भी एक फैक्ट्री, आपका एक केमिकल फैक्ट्री, राइट ना। आपने क्या सीरम का दवाई लिया, एक वैक्सीन सीरम को उठाया, आपने क्या किया? वैक्सीन उठाया, रिसर्च किया, सीरम ने 1 साल मेहनत किया था, वैक्सीन बनाया, आपने वैक्सीन उठा के लाया, मार्केट से खरीद लिया, वैक्सीन लाया, रिसर्च किया और रिसर्च करके 1 महीने में खुद का नया वैक्सीन बना के बेचना शुरू कर दिया, अपन पैसा कमाते हैं। चलेगा इसे बेचा तो? है ना बेटा। जब सीरम इंस्टीट्यूट जब बेटा करोड़ों रुपए खर्च करके जब वहां पे कोरोना का वैक्सीन बनाएगा, वो लोग क्या लेंगे? उसका पेटेंट लेंगे बेटा जी,
पेटेंट लेंगे। मान लो किसी भी अगर और कंपनी को उस वैक्सीन को अगर बेचना है, मान लो पेटेंट का बेटा मतलब क्या होता है, वैक्सीन मतलब क्या होता है, कोई तो मॉलिक्यूल, मान लो यार मतलब किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमें एक मॉलिक्यूल या फिर हमें एक केमिकल लगता है बेटा, समझा क्या? उस केमिकल से, उस मॉलिक्यूल से क्या होता है, अपने बॉडी में एक रिएक्शन होती है बेटा, उससे आप लड़ने की पावर बढ़ती है, समझा क्या? उस छोटे से मॉलिक्यूल के लिए उतना वो खर्चा करते थे, समझा क्या? अब उस मॉलिक्यूल का पता चलने के लिए उन्हें करोड़ रुपए खर्च किए थे। अगर मान लो उस मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके किसी और कंपनी को अगर वैक्सीन बना के बेचना है, वो बेच सकते हैं, बट बिकॉज सीरम हैज इट्स पेटेंट, उनका पेटेंट है, तो जो कोई कंपनी उस वैक्सीन को बेचेगी, उस हर कंपनी को हर वैक्सीन के पीछे सीरम को क्या देना पड़ेगा? रॉयल्टी देना पड़ेगा। तो उनके पास क्या है? पेटेंट है। मान लो मैंने किताब लिखा है, मैंने बुक लिखा है, बुक का मेरे पास कॉपीराइट है। एक पब्लिशर बोला, पब्लिशर तू मेरे किताब बेच दे, पर जितने भी किताब बेचेगा हर किताब के पीछे मुझे पैसा मांगता है, वो मेरा कौन है? रॉयल्टी। समझ में आ रहा है क्या बेटा जी आपको? पक्का? श्योरली। अब मुझे आता रॉयल्टी क्या है? इज इट मटेरियल और लेबर एक्सपेंस? बुक्स बेचिए, बुक्स के पीछे मुझे रॉयल्टी मिल रहा है, मटेरियल है, लेबर है, लेबर क्या रॉयल्टी मुझे मिल रहा है, पर रॉयल्टी क्या है? मतलब मुझे क्यों मिल रहा है? बिकॉज माय कॉपीराइट मिल रहा है ना बेटा। मतलब कॉपीराइट इज ए मटेरियल, इज ए लेबर, तो कौन है? एक्सपेंस है बेटा। तो रॉयल्टी कौन है हमारा? एक्सपेंस है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझा? कंफ्यूजन है? एक समझ रहा बेटा, देख रॉयल्टी किसको मिल रहा है मैटर नहीं करता है, रॉयल्टी किस चीज के लिए मिल रहा है, समझा क्या बेटा? रॉयल्टी चीज है ना, देख मैं भले बुक्स बनाऊंगा या मैं वैक्सीन बनाऊंगा, राइट ना, या फिर बेटा जूम कर आई विल इन्वर्ट सब, मान लीजिए मैं छोटा एग्जांपल दूंगा। बेटा पहले क्या छोटा एग्जांपल दूंगा, मान लो अगर मैं बाइक्स की बात करूंगा ना, तो बाइक्स में ना कुछ सालों पहले बजाज ने बेटा जब पल्सर लाया था बेटा, समझा क्या? तो पल्सर जो हिट हुई थी बेटा, इसका रीजन बता रहा हूं, तो बजाज कंपनी क्या है, पल्सर में दे यूज टेक्नोलॉजी डीटीएस टेक्नोलॉजी यूज किया, डीटीएस इंजन का डीटीएस टेक्नोलॉजी यूज किया। अब डीटीएस टेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय पल्सर, बाय बजाज ने यूज किया था। एक्चुअल में उस टेक्नोलॉजी पे यामा का बेटा काम चालू होता है ना, बट यामा के थ्रू टेक्नोलॉजी उन्हें छुड़ा, जो भी चल रहा समझा, इसे मार्केट रूमर से, आई एम नॉट गिविंग द एग्जांपल, मुझे एक्चुअली पता नहीं राइट ना, बट ऐसा बोलते फिर पता बजाज बेटा कंपनी क्या किया, बजाज कंपनी ने उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो डीटीएस टेक्नोलॉजी इंजन बनाया, और इंजन इतना सुपर बना, उसके पल्सर लाखों बिक गए। उसके बाद क्या होगा, बहुत सारे कंपनी का चलो हम लोग भी क्या करते हैं, लेटेस्ट यूज डिटेल्स टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। अब अगर किसी भी कंपनी को वो टेक्नोलॉजी अगर यूज करना है, उन्हें बजाज क्या क्या देना पड़ेगा? रॉयल्टी देना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव गॉट इट्स कॉपीराइट। समझ में आ रहा है क्या? अब बताओ रॉयल्टी कोई चीज है क्या, कोई इंसान है क्या? तो वो कौन है? एक्सपेंस है। समझ में आ रहा है बेटा? पक्का? तो रॉयल्टी इज अ एक्सपेंस। अब बताओ ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। अब सुन बेटा, मुझे बुक की रॉयल्टी मिल रहा है, अगर मेरा एक बुक छपेगा तो रॉयल्टी कितने बुक का मिलेगा? दो बुक बिके तो जितने बुक्स मेरे बिकेंगे उस हर बुक के लिए मुझे क्या मिलेगा? रॉयल्टी। तो क्या रॉयल्टी मुझे हर बुक के लिए मिल रहा है क्या? हाँ, तो रॉयल्टी कौन है? डायरेक्ट है। समझ में आ रहा है क्या? अगर मुझे हर एक बुक के लिए मुझे रॉयल्टी मिलेगा तो रॉयल्टी मेरे लिए कौन है? डायरेक्ट है। अरे समझ में आ रहा है क्या आपको? पक्का? तो रॉयल्टी मेरा कौन है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। एक बार शॉर्ट में समराइज करते हैं, हम पढ़ क्या रहे? टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर क्या पढ़ रहे? ट्रेसेबिलिटी। बताओ एज पर ट्रेसेबिलिटी दो टाइप कौन से होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो एक के लिए बता पाएंगे, सबके लिए मिला के? पक्का? फिर बताओ डायरेक्ट कॉस्ट के तीन टाइप कौन से होते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। अब बताओ एनी एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल? पेन के लिए क्या? पेन के लिए प्लास्टिक, बॉटल का प्लास्टिक, वुड, रबर, ये सारे कौन है? डायरेक्ट मटेरियल। एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट लेबर? सेल्समैन इनडायरेक्ट है, मैं हूं ना डायरेक्ट लेबर। ओके हाँ। एग्जांपल डायरेक्ट एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस रेंट इनडायरेक्ट है बेटा, डायरेक्ट। रॉयल्टी अभी पढ़ा था, रॉयल्टी। फिर बताओ इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट के तीन टाइप कौन से होते हैं? एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल? ऑयल और नट्स एंड बोल्ट, ये सारे इनडायरेक्ट मटेरियल है। एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट लेबर? सैलरी पेड टू सेल्समैन और
Tell you to watch one. Very good. Example of indirect expense. Rent, light bill, depreciation, indirect expense. समझा क्या पक्का? अब देखो, अब एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूं. देखो, डायरेक्ट कॉस्ट के 3 टाइप होते हैं बच्चों. कौन से होते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस. अब बच्चों ऐसा कहा जाता है ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एक्सपेंस, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट टुगेदर आर कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट. सभी डायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट बोलते हैं. कि डायरेक्ट कॉस्ट हमारे कौन है? मेन कॉस्ट. इसमें क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम कॉस्ट बोलते हैं. एंड ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर कॉल्ड एज ओवरहेड. क्या बच्चों? ओवरहेड. अब बताइए, हम डायरेक्ट कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट क्यों बोलते हैं? मेन कॉस्ट से. फिर बताओ, हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड क्यों बोलते हैं? सर के ऊपर जाता है. हाँ, टोटल है मतलब यस, ओवरऑल है, सबके लिए मिला के. इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? एक के लिए, सबके लिए मिला के. तो जो कॉस्ट सबके लिए मिला के, जो कॉस्ट ओवरऑल द प्रोडक्ट है, कॉस्ट ओवरऑल डिपार्टमेंट है, जो ओवरऑल कॉस्ट है, वो कौन है? हमारा ओवरहेड है. समझ में आ रहा है क्या? पक्का. तो ओवरहेड का मतलब क्या है? डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट? इनडायरेक्ट कॉस्ट. फिर मुझे ना बच्चों, प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या है? समझ में आ रहा है क्या? अभी बेटा बोलू कि लिटरली बोलू कि आपने बहुत बार ये नाम कभी सुना होगा बेटा जी आपने, राइट ना? अब ये बिकॉज जब लॉकडाउन हुआ था बेटा, लॉकडाउन में बहुत सारे, जब लॉकडाउन जब खुला था ना, उसके बाद ना बहुत से बिजनेस वाले उनके नाम में था यार अपने ओवरहेड बहुत बढ़ चुके हैं. कोई नाम सुना है क्या बेटा आपने? देखो, जिन लोगों के ओवरहेड बहुत ज्यादा, जिनका रेंट बहुत ज्यादा था, साइड बहुत ज्यादा था, तो उनको थोड़ा सा बहुत ज्यादा लॉस सफर करना पड़ रहा था, राइट ना? तो याद रखना बच्चों, हर बेटा बिजनेस के लिए जितना उनका ओवरहेड, जितना उनका इनडायरेक्ट कॉस्ट कम रहेगा उतना अच्छा रहता है बेटा जी. और जितना ओवरहेड क्या होंगे? ज्यादा होंगे, उतना क्या तकलीफ में जाता है. समझ में आ रहा है कि अपने को? पक्का 100%. तो आज बेटा हमने 2 हमने टाइप पढ़े. कौन से पढ़े? टाइप्स ऑफ कॉस्ट. एज पर क्या पढ़ा? एलिमेंट. बोलो, एज पर एलिमेंट टाइप क्या था? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस. और एज पर ट्रेसेबिलिटी क्या था? लिख के लेते. चलो लिखो, अभी हेडिंग दो. टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर एलिमेंट. 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 उसमें फर्स्ट लिखो मटेरियल. उसमें लिखो एनी टेंजिबल थिंग, एनी टेंजिबल थिंग विच इज, any tangible thing which is consumed during production. Any tangible thing which is consumed during production, is consumed during production, is called as material. Is called as material. नेक्स्ट लिखिए लेबर. कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एनर्जी और मशीन पावर. कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एनर्जी और मशीन पावर इज कॉल्ड एज लेबर. इज कॉल्ड एज लेबर. फुल स्टॉप. लास्ट लिखिए एक्सपेंस. कॉस्ट अदर देन मटेरियल एंड लेबर. कॉस्ट अदर देन मटेरियल एंड लेबर. कॉस्ट अदर देन मटेरियल एंड लेबर आर कॉल्ड एज एक्सपेंस. फिटनेस पर हेडिंग दीजिए. टाइप्स ऑफ कॉस्ट. टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर ट्रेसेबिलिटी. टाइप्स ऑफ कॉस्ट एज पर ट्रेसेबिलिटी.
उसमें लिखिए कॉस which can be identified cause which can be identified cause which can be identified for a particular product cause which can be identified for a particular product is called as direct cost. भी लिखो direct cost includes direct material comma direct labor comma direct expense. Full stop. फिर लिखो all direct costs all direct costs are called as all direct costs are called as prime cost. ठीक है, फुल स्टॉप. नेक्स्ट लिखो इनडायरेक्ट कॉस्ट costs which cannot be identified for a particular product costs which cannot be identified for a particular product is called as indirect cost full stop. Indirect costs can be indirect material comma indirect labor comma indirect expense. Full stop. all indirect costs are called as overhead. ठीक है, चलो फिर आज यही पर रुकते हैं. ये सबको समझा पक्का? बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? यस.